हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी आईक्यूज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और वर्ल्ड हिस्ट्री की अपनी इस सीरीज में आज हम एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे कंसोलिडेशन ऑफ सोवियत एंड अमेरिकन ब्लॉक। सो कोल्ड वॉर के दौरान किस तरह सोवियत यूनियन और यूएसए ने अपने अपने टीम को जो है वो कंसोलिडेट किया, ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्र अपने साथ जोड़े। तो आज हम उसी टॉपिक को एलोबरेशन में पढ़ेंगे। तो आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि अगर उन्होंने अभी तक मेरे प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं, सो मेक श्योर दे वॉच ऑल दोज प्रीवियस सेशंस। स्टडी आईक्यू के चैनल पर जाइए, आपको मेरे नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या अगर आप सिंपली यूट्यूब के सर्च बार पर मेरा नाम लिखते हैं तो प्लेलिस्ट आ जाएगी। मेक श्योर यू एक्सेस ऑल दोज सेशंस। पिछले सेशंस अगर आप नहीं देखेंगे, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 अगर आप नहीं पढ़ेंगे, तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के जो हम टॉपिक्स कर रहे हैं इनसे आप थॉरली कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री से आप वर्ल्ड हिस्ट्री को कनेक्ट कर सके, सो मेक श्योर आप मॉडर्न हिस्ट्री के सेशंस भी देखें जो उससे पहले भी मैंने कराए हैं। इनफैक्ट आपको सभी सेशंस के साथ जुड़ना ही चाहिए, राइट? क्योंकि अगर आप रेगुलरली मेरे सेशंस फॉलो कर रहे हैं ना, तो आप यही कहेंगे कि हाँ बिल्कुल पिछले सेशंस फॉलो करने चाहिए, तभी जो है वो थॉरली आप कनेक्ट कर पाएंगे इस पूरी स्टोरी से, और आप समझ पाएंगे मेरे पढ़ाने की फिलॉसफी को कि किस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स तो इकट्ठा कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा मेन कोर एम्फोसिस रहता है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर, ताकि अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन में बैठे तो एग्जामिनर आपको स्टंट ना कर सके। ठीक है, सो मेक श्योर यू वॉच ऑल दोज प्रीवियस सेशंस, राइट? उसके अलावा जो भी मैं सेशंस में पूछता हूँ सवाल, उनके जवाब आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर देंगे और अपना फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड करेंगे कि सेशन आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, कमेंट के माध्यम से, राइट? तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। सो आज हमें पढ़ना है कंसोलिडेशन ऑफ सोवियत एंड अमेरिकन ब्लॉक। ठीक है, सो यूएसए वर्सेस यूएसएसआर जो चल रहा है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, हमें फर्दर आगे समझना है इस टॉपिक को। सो बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मार्शल प्लान क्या है। तो अगर आपने पिछले सेशन देखे हैं तो मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद यूरोप जो है वो ईस्टर्न और वेस्टर्न ब्लॉक में बट गया था, और जो वेस्टर्न ब्लॉक है वो कैपिटलिस्ट कंट्रीज के इन्फ्लुएंस में था, और जो ईस्टर्न ब्लॉक है वो कम्युनिस्ट कंट्रीज के इन्फ्लुएंस में था, राइट? सो कैपिटलिस्ट कंट्रीज जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, डेनमार्क, बेल्जियम, इटली, इन सब राष्ट्रों को जो समस्या पहुंची थी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, जो इनका नुकसान हुआ है, राइट, उस नुकसान की भरपाई के लिए इनके पास पैसा नहीं था, और उस नुकसान की भरपाई के लिए इनको चाहिए था उधार। तो उधार किसने दिया? यूएस या यूएसएसआर जो है वो इन यूरोपियन शक्तियों को रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकता है कि अपनी इकोनॉमी को फिर से ट्रैक पर लेकर आ सके। तो यूएसए ने अपने एंड से मार्शल प्लान जो है वो शुरू किया, और मार्शल प्लान के तहत स्टिमुलस पैकेजेस दिए गए 13 बिलियन डॉलर्स के इन सभी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को इन टोटल, राइट, कुल मिला के, जिसमें से बिलियन डॉलर्स में मैंने आपको बताया था ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, डेनमार्क को बिलियन डॉलर में दिया गया था, राइट? बाकी को मिलियंस में दिए गए, बहुत सारी कंट्रीज को दिए गए, कुछ ने अप्लाई किया, कुछ को मिला, कुछ को नहीं मिला। तो अगला, अगर आपने पिछला सेशन देखा है तो मैंने एक मैप के माध्यम से आपको समझाया भी था ये सारा टॉपिक। ठीक है, सो आइए पढ़ते हैं। सो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द नेशंस ऑफ यूरोप स्ट्रगल टू रिबिल्ड देयर इकोनॉमी। इकोनॉमीज डूब गई हैं क्योंकि युद्ध के दौरान बूम तो आया था, लेकिन युद्ध का जो बूम होता है ना, वो इंडस्ट्रियल बूम होता है, वो इकोनॉमी को साइकिल में नहीं लेके आता, क्योंकि जो आप प्रोड्यूस करते हैं वो खर्च हो जाता है, और आपके जो रिसोर्सेज है वो सभी रिसोर्सेज लग जाते हैं उस प्रोड्यूस को, मतलब युद्ध के दौरान जितनी भी चीज़ें जरूरी होती है उनको प्रोड्यूस करने में, राइट? सो बेसिकली कहने का मतलब आपका खजाना, आपकी ट्रेजरी खाली होती है, नॉट जस्ट योर कंट्री की ट्रेजरी, लेकिन आपकी कॉलोनीज की भी, कॉलोनीज के रिसोर्सेज का भी दोहन होता है। तो दैट मीन्स जो इंपीरियलिस्टिक यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी खुद की पोजेशंस तो खत्म हुई, उनके खुद के रिसोर्सेज तो, कंट्री के रिसोर्सेज तो खत्म हुए ही, लेकिन उनकी रिस्पेक्टिव कॉलोनीज में से भी रिसोर्सेज खत्म हुए। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उनकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल शक्ति इतनी नहीं थी कि वो अपनी कॉलोनीज को रिटेन कर सके, इसीलिए डीकोलोनाइजेशन का ट्रेंड हमें देखने को मिला। उसमें दूसरा फैक्टर ये भी है कि अगर यूएस और यूएसएसआर से आपको सपोर्ट चाहिए तो आपको डीकोलोनाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये एंटी कॉलोनियल शक्तियां हैं दोनों ही, राइट? और यूएस को डीकोलोनाइजेशन का फायदा इसलिए होने वाला था क्योंकि यूरोपियन शक्तियां अगर डीकोलोनाइज करेंगी तो उन डीकोलोनाइज्ड देशों में अपना इकोनॉमिक सिस्टम एस्टेब्लिश कर लेगा यूएस, और यही यूएस और यूएसएसआर के बीच में होड़ थी कि जो डीकोलोनाइज्ड नेशन थे उनमें कौन अपना इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो एस्टेब्लिश करेगा।
राइट। सो आई होप अगर आपने पिछले सेशन देखे हैं तो ये पूरी जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी है इसको आप समझ सके होंगे कोल्ड वॉर की। राइट, आगे देखते हैं। आज हमें और इसको और एलोबरेशन में पढ़ना है। मार्शल प्लान समझते हैं पहले। राइट, सो रिबिल्डिंग देयर इकोनॉमीज। राइट, अब जो यूरोपियन कंट्रीज है उनको अपनी इकोनॉमी को रिबिल्ड करना है एंड इंश्योर देयर सिक्योरिटी, और अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। बिकॉज एक इकोनॉमिकली वनरेबल देश जो है वो एक पॉलिटिकली अनस्टेबल देश है और उस पर अटैक हो सकता है। सो मान लीजिए अगर जर्मनी अगले 10 साल में अपनी इकोनॉमी को फिर से रिवाइव करता है और अगर ब्रिटेन और फ्रांस नहीं कर पाते हैं, सो ब्रिटेन और फ्रांस और खास तौर पे मेनलैंड यूरोप में फ्रांस जो है वो जर्मनी के अटैक के प्रति वनरेबल स्थिति में आ जाता है फिर से। राइट, सो ये हम समझते हैं। आगे बढ़ते हैं। द फॉर्मर रिक्वायर्ड अ मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ एड टू हेल्प द वॉर टॉर्न लैंडस्केप्स to establish industries and produce food, and the later required assurance against a resurgent Germany or incursion from Soviet Union। ठीक है, अब ये फॉर्मर और लेटर कौन है? फॉर्मर जो है वो आपकी यूनाइटेड स्टेट्स और लेटर जो आपकी यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है, तो देखिएगा, रिक्वायर्ड अ मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ एड टू हेल्प द वॉर टॉर्न लैंडस्केप। वॉर टॉर्न लैंडस्केप, और खास तौर पर युद्ध कहां लड़ा गया था? फ्रांस की भूमि पर, जर्मनी की भूमि पर, बेल्जियम की भूमि पर, डेनमार्क पर, नॉर्वे पर, ठीक है, उसके अलावा यूएसएसआर पर, ठीक है, और पोलैंड को नहीं हम छोड़ सकते, चेकोस्लोवाकिया को नहीं छोड़ सकते हम। ठीक है, इन देशों में जो है वो युद्ध लड़ा गया। और वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में क्या डिफरेंस है? वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत बड़े लेवल पर एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल किया गया बॉम्बिंग्स करने के लिए, और ज्यादा सिविलियन पॉपुलेशन को मारा गया बॉम्बिंग्स के माध्यम से वर्ल्ड वॉर 2 में। वर्ल्ड वॉर 1 में बॉम्बिंग्स हुई लेकिन आर्टिलरी की शेलिंग हुई थी वो। राइट, और आर्टिलरी की शेलिंग रिलेटिवली कम खतरनाक थी जब ऊपर से जेट एयरप्लेन्स जाते हैं और वो बॉम्बिंग करते हैं तो। राइट, सो वर्ल्ड वॉर 2 में जो एयर बॉम्बिंग्स हुई उससे ज्यादा सिविलियंस की मौत हुई। नॉट जस्ट सिविलियंस, लेकिन इन सभी देशों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बर्बाद हुआ, इनकी सड़कें, इनके रेलवेज, इनके शहर के शहर। राइट, तो जो टॉर्न लैंडस्केप्स है उनको वापस रिबिल्ड करना है। इंडस्ट्रीज जो खत्म हुई हैं, क्योंकि युद्ध के दौरान मान लीजिए कोई इंडस्ट्री जो है वो फूड पैकेजिंग का काम कर रही है। राइट, और वो मतलब मान लीजिए कि वो चिप्स बनाते हैं या सॉस बनाते हैं, तो ऐसी इंडस्ट्रीज युद्ध के दौरान सैनिकों के लिए खाना बनाने के लिए या सैनिकों के लिए कैंड फूड प्रिपेयर करने में लग जाएगी। राइट, दैट मीन्स ये कि रीएस्टेब्लिश के बीच में। राइट, इसका मतलब ये है कि युद्ध के दौरान जो या तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं वो युद्ध के लिए प्रोड्यूस करना शुरू करेंगी। राइट, मान लीजिए कोई अगर कैंड फूड बना रहा है तो वो युद्ध के लिए कैंड फूड यानी कि सैनिकों के लिए कैंड फूड बनाएगा, या तो वो बिल्कुल ही अपना नीश छोड़ देंगे। मान लीजिए कोई वुडन आर्क मतलब एक कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो घर के लिए जो है वो सामान बनाती हैं या लकड़ी को तैयार करती हैं खिड़कियां बनाने के लिए या दरवाजे बनाने के लिए। राइट, यानी कि वुड प्रोसेसिंग का काम है। तो अब उस इंडस्ट्री का पूरा नीश ही बदल गया। वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री अब क्या कर रही है? वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री अब युद्ध वॉर के लिए मान लीजिए बर्तन बना रही है, हथियार बना रही है, गोलियां बना रही है, पिस्टल बना रही है। दैट मीन्स यूरोप के ज्यादा से ज्यादा बिजनेस जो हैं वो युद्ध के दौरान जो जितनी भी चीजें जरूरी होती हैं उनको प्रोड्यूस करने में लग गए। दैट मीन्स जो ट्रेडिशनल बिजनेस थे वो सारे क्या हो गए? ठप। तो उनको फिर से एस्टेब्लिश करना है। समझ रहे हैं आप? सो रीएस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज एंड प्रोड्यूस फूड। और भूखमरी फैली हुई है, क्यों? क्योंकि युद्ध के दौरान सैनिकों को खाना देना अनिवार्य था। और जैसे कि यूएसएसआर और उससे पहले रशिया ने भी किया कि युद्ध के दौरान अपनी जनता से खाना छीनकर सैनिकों को दिया ताकि सैनिक जो हैं वो उनका पेट भरा रहे और वो लड़ते रहे। तो इसी तरह फूड प्रोडक्शन जो है वो घट जाता है, क्योंकि जो यूरोपियन कॉलोनीज हैं, यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उनकी कॉलोनीज से उनका सपोर्ट कम हो गया, तो वहां से भी फूड उनको आना बंद हो गया या रॉ मटेरियल आना बंद हो गया। ठीक है, सो फूड को प्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हंगर और फेमिन्स जो है वो एक बहुत बड़ा कंसिक्वेंस रहता है वॉर का। एंड द लेटर होना था, लेटर रिक्वायर्ड अश्योरेंस अगेंस्ट द रिसर्जेंट जर्मनी। ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज को क्या चाहिए था कि जर्मनी फिर से शक्ति में ना उभरे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी शक्ति में आया है, तभी तो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ ना। तो एक बार फिर से जर्मनी शक्ति में ना आए। और इनकर्जन फ्रॉम सोवियत यूनियन, और दूसरी चीज सोवियत यूनियन जो है वो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को अपनी लाल छाया के अंदर ना समेट ले। ये भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की के डर है।
ठीक है। सो यूएसए को क्या चाहिए कि यूरोपियन कंट्रीज की इकोनॉमी जल्द से जल्द रिकवर हो, और यूरोपियन कंट्रीज को क्या चाहिए कि जर्मनी फिर से शक्ति में ना आए और सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस जो है वो उनके देशों में ना बढ़े, यानी कम्युनिज्म का इन्फ्लुएंस उनके देशों में ना बढ़े। कौन देश? ये जो कैपिटलिस्ट राष्ट्र हैं, ठीक है। कौन कौन से? यूएसएसआर को छोड़ दें अगर, तो ये मैंने आपको सारा जो लिस्ट बताई आप समझते हैं इन राष्ट्रों का नाम, राइट। वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो है। नाउ द यूनाइटेड स्टेट्स व्यूड एन इकोनॉमिकली स्ट्रांग रीआर्म्ड, अब यही पॉइंट जो मैंने आपको समझाया उसको एक बार देख लेते हैं लिखा कैसे जाएगा, राइट। इकोनॉमिकली स्ट्रांग रीआर्म्ड एंड इंटीग्रेटेड यूरोप, इंटीग्रेटेड यूरोप होना बहुत जरूरी है ताकि आपस में वो ट्रेड करें, अपनी इकोनॉमी को रिजेनोवेट करें और यूएस के लिए एक मार्केट की तरह काम करें। यूएस यही तो चाहता है ना, मर्केंटाइल इकोनॉमी क्या चाहती है? एक्सपोर्ट बढ़ाओ, इंपोर्ट घटाओ, राइट। एज वाइटल टू प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिस्ट एक्सपेंशन अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, और ये यूएस के लिए इसलिए भी वाइटल है क्योंकि अगर यूरोपियन कंट्रीज जल्दी से अपनी इकोनॉमी को डेवलप नहीं करेंगी तो वो यूएसएसआर के चंगुल से नहीं बच सकेंगी। मान लीजिए अगर यूरोपियन कंट्रीज अपनी इकोनॉमी को डेवलप नहीं करती हैं तो उनके देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी तो यूएसएसआर के लिए कन्वीनियंट रहेगा कि वहां पर कम्युनिस्ट पार्टीज को स्ट्रांग कर दें, और हो सकता है कि वहां की पार्लियामेंट्स में कम्युनिस्ट पार्टियां जो है वो सरकारें बना लें। और अगर वहां पर कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पार्टी सरकारें बना लेती हैं या लेबर पार्टी सरकारें बना लेती हैं, सो दैट मीन्स दे विल बी, क्या रहेगा, वो यूएसएसआर के कंट्रोल में रहेंगे, राइट। ये डर है यूरोपियन कंट्रीज का भी। कौन सी यूरोपियन? जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है उनका भी डर है और यूएसए का भी। और अगर ऐसा हो जाता है तो देखिए मैंने आपको क्या बोला, यूएसए और यूएसएसआर चाहते क्या है? अपना अपना उनका खुद का इकोनॉमिक, उनका जो खुद का इकोनॉमिक सिस्टम है वो चले। ये सारी लड़ाई है किसके लिए? इकोनॉमी के लिए ही तो है ना सारी लड़ाई, राइट। यूएसए क्या चाहता है कि जो ओल्ड एग्जिस्टिंग कैपिटलिस्ट सिस्टम है वो बना रहे। यूएसएसआर क्या चाहता है कि दुनिया हमारे हिसाब से ट्रेड करे, राइट। सो दैट मीन जितने जितने ज्यादा देश जो हैं वो अगर वो सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट ब्लॉक में जुड़ते जाएंगे वो केवल सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट राष्ट्रों से ही ट्रेड करेंगे। तो दैट मीन्स घाटा किसके लिए? यूएसए के लिए, क्योंकि यूएसए की पॉलिसी है सबसे ट्रेड करो, राइट। ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करो और ज्यादा से ज्यादा देशों की इकोनॉमी को रेगुलेट करो ताकि वहां से सस्ते दाम पर रॉ मटेरियल खरीदा या इंपोर्ट किया जा सके। कॉलोनियलिज्म में यही तो होता है ना। कॉलोनियलिज्म में मैंने आपको क्या बताया था कि जो मदर कंट्री होती है उसकी प्रॉफिट के लिए जो कॉलोनी होती है वो काम करती है, और कॉलोनी जो है वो कैपिटल प्रोवाइड करती है, यानी रॉ मटेरियल, सस्ता लेबर और मार्केट प्रोवाइड करती है। लेकिन यूएसए तो एंटी कॉलोनियल है, इसलिए यूएसए जो है वो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, राइट, ये है तो कॉलोनियलिज्म बट विद सर्टेन एडिशनल स्टेप्स। इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म या नियो कॉलोनियलिज्म इसे कहा गया है। आगे पढ़ते हैं नियो कॉलोनियलिज्म क्या है, ठीक है, आगे देखते हैं। आई होप ये आपको समझ आता होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतना ज़्यादा जो लिख देता हूँ यहाँ पर स्क्रीन पे, आई होप आप लोगों को समझ आता होगा, क्योंकि मैं ऐसे बार बार लिखूंगा तो मतलब आप रिलेट कर सकेंगे। तो मेरा मानना ये है कि जितना आप रफ नोट्स बनाते हैं उतना बेहतरीन तरीके से वो आपके दिमाग पर मैप होता है, राइट। सो ब्रेन मैपिंग में धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा, नोट मेकिंग में ब्रेन मैपिंग किस तरह की जाती है, तो जुड़े रहिए, राइट। और कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हाईलाइट कर दीजिए, तो मैं ये हाईलाइट ही तो कर दे रहा हूँ। ये इस तरह जो मैं इनसर्कल या इनबॉक्स करता हूँ, ये कीवर्ड्स को मैं इनसर्कल और इनबॉक्स कर रहा हूँ, राइट। तो ये कीवर्ड्स ही होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कीवर्ड्स और फ्रेजेस। नाउ एज अ रिजल्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉर्ज मार्शल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे यूएस के, आर्मी मैन था ये, धीरे धीरे जो है वो शक्ति में उभरे। प्रपोज्ड अ प्रोग्राम ऑफ लार्ज स्केल इकोनॉमिक एड टू यूरोप, इन्होंने कहा कि यूरोप को जो है वो एक लार्ज स्केल इकोनॉमिक एड देनी पड़ेगी। इससे पहले ट्रूमैन ने डिक्लेरेशन तो करी थी, ठीक है। हैरी एस ट्रूमैन जो है वो प्रेसिडेंट रहे थे यूएस के, और उसके बाद आइजनहावर की भी यही सेम स्ट्रेटजी थी, ट्रूमैन से शुरू हुई, राइट, रूजवेल्ट के बाद। ट्रूमैन ने क्या कहा कि हमें जो है वो, मैंने आपको ट्रूमैन डिक्लेरेशन बताया था कि जो यूरोपियन कंट्रीज है, नॉट जस्ट यूरोपियन कंट्रीज लेकिन जितनी भी कंट्रीज जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जिनको इकोनॉमिक जो है वो हानि पहुंची है, उनकी इकोनॉमी को रिकवर करवाने के लिए हमें एक जॉइंट एफर्ट लाना जरूरी है। और वो जॉइंट एफर्ट जो है वो जॉर्ज मार्शल ने प्रपोज किया एज मार्शल प्लान, जिसके तहत इकोनॉमिक स्टिमुलस दिया गया किन्हें, इन वॉर टॉर्न वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो इकोनॉमीज ध्वस्त हुई हैं वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की, राइट। नाउ
द रिजल्टिंग इकोनॉमिक यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया ये, यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम भी कहते हैं मार्शल प्लान को। और मार्शल प्लान not only facilitated European economic integration but promoted the idea of shared interest, बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है, एंड कोऑपरेशन बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप। देखिए अब लीग ऑफ नेशन से यूनाइटेड स्टेट्स क्यों बाहर निकला था? क्योंकि जो यूनाइटेड स्टेट्स की सेनेट है उसमें जो रिपब्लिकन पार्टी है, खास तौर पे जो रिपब्लिकन पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो बार बार बोलते थे कि यूरोप के मामले में यूएस का कुछ भी लेना देना नहीं है, हमें यूरोप के झगड़े में अपने रिसोर्सेज का दोहन नहीं करना, हमें सभी यूरोपियन कंट्रीज के साथ ट्रेड करना है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज तो आपस में सदियों से लड़ रही है, मेडिवल टाइम से लड़ रही है। तो यूएस का स्टांस क्या है कि हमें सभी यूरोपियन कंट्रीज को अपना प्रोड्यूस जो है वो एक्सपोर्ट करना है, राइट। सो रिपब्लिकन जो मतलब पार्टी है यूरोप यूएस की, वो यही कहती रही है बार बार शुरू से, राइट। लेकिन अब जॉर्ज मार्शल ने क्या कहा कि नहीं, हमें जो है वो धीरे धीरे जो है वो एक शेयर्ड इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें तीसरे वर्ल्ड वॉर को रोकना है तो यूएस को थर्ड वर्ल्ड वॉर को अगर रोकना है तो यूएस को इंटरवीन करना ही पड़ेगा एक्टिवली, राइट, जिससे एक शेयर्ड इंटरेस्ट और कोऑपरेशन बने यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप में। और इसका मतलब मोटा मोटा मतलब यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स अब डायरेक्टली यूरोप की इकोनॉमी को रेगुलेट करे, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली रेगुलेट करे, राइट। अब देखिए सोवियत रिफ्यूजल, क्या है सोवियत रिफ्यूजल? देखिएगा, ईदर टू पार्टिसिपेट इन मार्शल प्लान और टू अलाउ इट सैटेलाइट स्टेट्स इन ईस्टर्न यूरोप एक्सेप्ट द इकोनॉमिक असिस्टेंस हेल्प टू एक्सेप्ट आना ही है, मतलब कि ये वाला एक्सेप्ट आएगा, एक्सेप्ट द इकोनॉमिक असिस्टेंस हेल्प टू रीइंफोर्स द ग्रोइंग डिवीजन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट इन यूरोप, राइट, वेस्टर्न यूरोप। देखिए अब सोवियत यूनियन, यहां पर से मार्शल प्लान आया, ठीक है। अब मार्शल प्लान क्या कर रहा है? बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज को खरीद रहा है, और मार्शल प्लान उन कंट्रीज को भी अप्रोच कर रहा है, लाइक पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया, जिनमें पोटेंशियल है क्या होने का, इंडस्ट्रियली रेवोल्यूशनाइज करने का अपने आप को, राइट, क्योंकि इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं और ऐसी पॉपुलेशन भी है जो ऑलरेडी जो है वो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ठीक है। सो यूएस जो है वो क्या चाहता है कि जो ऐसी कंट्रीज हैं जो कि यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में हैं वो मार्शल प्लान को एक्सेप्ट करें। लेकिन सोवियत यूनियन ने क्या कहा कि जो भी कम्युनिस्ट नेशन है वो मार्शल प्लान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए मैंने आपको पिछले मैप में दिखाया था कि पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया ने रिक्वेस्ट तो डाली थी कि मार्शल प्लान के तहत उनको जो है वो स्टिमुलस मिले, लेकिन उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट को विड्रॉ कर लिया था, याद होगा आपको, मैंने पिछले मैप में दिखाया था, ठीक है। सो सोवियत ने रिफ्यूज कर दिया कि जितने भी सैटेलाइट कंट्रीज हैं, कौन कौन सी हैं सोवियत की से, एक तो यूएसएसआर है, खुद रशिया, ऊपर से शुरू हो जाते हैं एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमेनिया, बुल्गारिया, युगोस्लाविया और अल्बेनिया, आप मान सकते हैं अल्बेनिया भी है। तो ये सारी कंट्रीज क्या हैं? ये सब सैटेलाइट स्टेट्स हैं किसकी? यूएसएसआर की। और इन सबको मना किया कि आप जो है वो मार्शल प्लान के तहत नहीं लेंगे स्टिमुलस, ठीक है। जिसमें पोलैंड और चेक रिपब्लिक तो बाद में बना, चेकोस्लोवाकिया ने अप्लाई किया लेकिन विड्रॉ कर ली अपनी एप्लीकेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ द कॉमिनफॉर्म एंड द मोलोटोव प्लान। अब एक साइड से मार्शल प्लान दिया गया, $13 बिलियन का स्टिमुलस, मैंने पिछले सेशन में बताया आपको। तो रशिया ने उसका जवाब दिया मोलोटोव प्लान से, ठीक है। द कम्युनिस्ट इंफॉर्मेशन ब्यूरो या इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ कम्युनिस्ट कंट्रीज, राइट, जिसको कॉमिनफॉर्म कहा जाता है। अब ये कॉमिनफॉर्म जो है ना, इट इज अ, मतलब एक तरह से आप मान सकते हैं कि ये कॉमिनटर्न, जो कॉमिनटर्न था ना पहले, थर्ड इंटरनेशनल जो था, अगर आपने पिछला सेशन फॉलो किए हैं तो कॉमिनटर्न आप भली भांति समझ सकते हैं क्या है। 1917 से 43 तक काम किया, स्टालिन ने 43 में कॉमिनटर्न को खत्म किया और फिर कॉमिनफॉर्म जो है वो 47 में स्टैब्लिश किया गया। बेसिकली कॉमिनटर्न ही है ये। इसका मेन एजेंडा क्या था कॉमिनटर्न का? मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ को कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में कन्वर्ट करना, और जितने भी कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं उन सबको आपस में जोड़ कर रखना, ये काम था कॉमिनटर्न या थर्ड इंटरनेशनल का, राइट।
सो उसी तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन स्टालिन ने एक बार डिसॉल्व किया, कॉमिनटर्न 43 में स्टालिन ने डिसॉल्व किया, लेकिन फिर से कॉमिनफॉर्म के नाम से वो फिर से डेवलप हुआ, राइट। इंफॉर्मेशन ब्यूरो जिसे कह जाते हैं। was formed by Stalin in September 1947, याद रखना है आपको, formed by Stalin in September 1947 as the Soviets respond to the Marshall Plan। सोवियत का रिस्पॉन्स किसके लिए? मार्शल प्लान के लिए। It was an organization to bring the various European communist parties together। तो कॉमिनटर्न भी यही कर रहा था और कॉमिनफॉर्म ने भी यही करना था। सो बेसिक मतलब कॉमिनफॉर्म का ये है कि जितने भी कम्युनिस्ट नेशन हैं वो यूएसएसआर के परचम के नीचे ही काम करेंगी, राइट। दैट मीन्स जितनी भी कंट्रीज कॉमिनफॉर्म में एंड होंगी वो सभी आपस में ट्रेड करेगी और वो किसी भी कैपिटलिस्ट नेशन से ट्रेड नहीं करेंगे, वो सब आपस में ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। ऑल द सैटेलाइट स्टेट्स वर मेंबर। सैटेलाइट स्टेट्स का नाम याद होगा आपको, मैंने आपको बताया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमेनिया, बुल्गारिया, राइट। ये कंट्रीज याद है आपको ना। ऑल द सैटेलाइट स्टेट्स वर मेंबर्स एंड द फ्रेंच एंड इटालियन। देखिए, नॉट जस्ट द सैटेलाइट स्टेट बट द कम्युनिस्ट राष्ट्र ऑल्सो। जो कम्युनिस्ट नॉट कम्युनिस्ट लेकिन जो कैपिटलिस्ट राष्ट्र हैं उनमें भी तो कम्युनिस्ट पार्टीज हैं, राइट। तो जितने भी कैपिटलिस्ट राष्ट्र हैं, चाहे वो जर्मनी हो, वहां पर भी कम्युनिस्ट पार्टीज कोशिश कर रही हैं कि वो शक्ति में आए, ठीक है। फ्रांस में भी और उसके अलावा इटली में भी लेबर पार्टी के रूप में, ब्रिटेन में भी है, ठीक है, भारत में भी है, इंडिया में भी है, राइट। कम्युनिस्ट पार्टीज वो चाहती हैं हम शक्ति में आए, ठीक है। सो फ्रेंच एंड इटालियन कम्युनिस्ट पार्टीज वर रिप्रेजेंटेड किसमें? कॉमिनटर्न में। नाउ स्टालिन्स एम वाज टू टाइटन हिज ग्रिप ऑन सैटेलाइट स्टेट्स एंड टू मोल्ड देम इनटू रशियन स्टाइल ऑफ कम्युनिज्म। तो कॉमिनफॉर्म का बेसिक मतलब क्या था कि जो सैटेलाइट स्टेट्स हैं वो टाइटली यूएसएसआर के साथ जुड़े रहें, वो किसके पास ना जाए, वो कैपिटलिस्ट राष्ट्रों के साथ ना जुड़े। क्योंकि यहां पर देखिए, यूएस और इसके अलाइज जो कैपिटलिस्ट राष्ट्र हैं, जो बड़ी शक्तियां हैं, कौन कौन सी? कनाडा, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उसके अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली। जर्मनी कौन सा? वेस्टर्न जर्मनी, ठीक है। और डेनमार्क, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ये सारे जो देश हैं, ये सारे के सारे देश जो हैं वो बाकी, और इनकी जो कॉलोनीज हैं या जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को तो मैं जोड़ ही नहीं रहा हूं, क्योंकि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी जो है वो रेगुलेट कर रही हैं यही यूरोपियन कंट्रीज, और ये इन यूरोपियन कंट्रीज की इकोनॉमी को रेगुलेट कर रहा है पीछे बैठा बैठा यूएस। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री का कुछ अपना खुद का कहना नहीं है। मैं आगे धीरे धीरे आपको समझाऊंगा डिटेल में कि किस तरह थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, सभी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इन यूरोपियन और यूएस जो शक्तियां हैं इन्हीं के कहने पर चली हैं कई सालों तक, ठीक है ना। स्टालिन का एम क्या है कि ऐसा ना हो कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है जो एक एक करके डीकोलोनाइज हो रही हैं वो ज्यादा से ज्यादा यूएस के खेमे ना आ जाएं, राइट। तो स्टालिन की कोशिश ये है कि कॉमिनफॉर्म को इतना मजबूत किया जाए कि हमारा कोई बंदा उस साइड ना जाए, हमारी कोई कंट्री कैपिटलिस्ट राष्ट्र में कन्वर्ट ना हो, और जो नए आजाद देश हैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश की गई कि वो भी किसके कब कंट्रोल में रहें, वो भी यूएसएसआर के या कम्युनिज्म के कंट्रोल में रहें, ठीक है। ऐसा स्टालिन की कोशिश है कॉमिनफॉर्म से। आगे देखते हैं। नाउ ईस्टर्न यूरोप वाज टू बी इंडस्ट्रियलाइज्ड। अब देखिए कॉमिनफॉर्म का एजेंडा क्या है कि ईस्टर्न यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, कोलेक्टिवाइज्ड करना है, सबकी पॉलिसीज को कलेक्टिवाइज करना है, यानी सारे जो हैं वो यूएसएसआर के कहने पर ही पॉलिसीज बनाए। दोनों शक्तियां, यूएसए भी ये चाहती हैं कि हमारे देश हमारे कहने पर ही जो देश हैं वो पॉलिसीज बनाए, और यूएसएसआर भी ये चाहता है ताकि सेंटर ऑफ अथॉरिटी अपने अपने स्फीयर में यूएसए और यूएसएसआर बने रहें, राइट। एंड सेंट्रलाइज्ड स्टेट्स वर एक्सपेक्टेड टू ट्रेड प्राइमरली विद कॉमिनफॉर्म मेंबर्स। प्राइमरली कॉमिनफॉर्म मेंबर्स के साथ ही ट्रेड करें, ठीक है। एंड ऑल कॉन्टैक्ट विद नॉन कम्युनिस्ट कंट्रीज वर डिस्करेज। नॉन कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ आप ना ही पॉलिटिकल ना ही कल्चरल कॉन्टैक्ट रखेंगे। ऑल कॉन्टैक्ट में पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक सारे आ गए ना कॉन्टैक्ट्स, राइट। In 1947 the Molotov plan was introduced to offer Russian aid to the satellites। रशिया ने Molotov plan 1947 में इंट्रोड्यूस किया ताकि जो सैटेलाइट कंट्रीज हैं उनका वर्ल्ड वॉर 2 में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके, राइट। नाउ यूगोस्लाविया की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम कॉमिनफॉर्म आना था यहां पर, कॉमिनफॉर्म नहीं, बिकॉज ऑफ इट्स ऑब्जेक्शंस दो इट रिमेन्ड अ कम्युनिस्ट स्टेट। देखिए
युगोस्लाविया के ऑब्जेक्शन थे किसके लिए, जो यूएसएसआर की जो पॉलिसीज हैं वो एक्सीडिंगली डिक्टेटरशिप की तरह थी, राइट, और अपनी सैटेलाइट स्टेट्स को वो काफी स्ट्रांगली जो है वो कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन युगोस्लाविया के पास मेडिटेरेनियन में कोस्ट लाइन है, यानी कि युगोस्लाविया जो है वो ट्रेड करने में सशक्त है, ठीक है, इसीलिए युगोस्लाविया जो है वो चैलेंज कर दे रहा है यूएसएसआर को, ठीक है। तो यूएसएसआर ने क्या किया, कॉमिनफॉर्म, राइट, जो कॉमिनफॉर्म है उससे, यहां पर कॉमिनफॉर्म होना था, कॉमिनफॉर्म से बाहर निकाल दिया युगोस्लाविया को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि युगोस्लाविया का कोस्ट लाइन है इसके पास मेडिटेरेनियन में, तो ये जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं उनके साथ ट्रेड करने में कुछ ज्यादा इंक्लाइंड था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द कम्युनिस्ट टेक ओवर ऑफ चेकोस्लोवाकिया। नेक्स्ट चीज आती है कि किस तरह चेकोस्लोवाकिया को कम्युनिस्ट ने टेक ओवर किया। अभी हम देखिए समझ क्या रहे हैं, अगर आप आज के सेशन का एजेंडा अभी तक नहीं समझे तो मैं आपको बता देता हूं। यूएसए और यूएसएसआर ने किस तरह कोल्ड वॉर के दौरान ज्यादा से ज्यादा देशों को अपने इन्फ्लुएंस में लिया, ठीक है। तो अपने अपने ब्लॉक का कंसोलिडेशन कैसे किया, तो सबसे पहला तो है इकोनॉमिक स्टिमुलस देकर, तो एक साइड यूएसए की तरफ से मार्शल प्लान और दूसरी तरफ मोलोटोव प्लान, ठीक है। यूएसएसआर की तरफ से मोलोटोव प्लान, यूएसए की तरफ से मार्शल प्लान, सबसे पहली चीज ये। अब नेक्स्ट कम्युनिस्ट ने जो है वो अब देशों को एक्वायर करना शुरू किया, ठीक है, क्योंकि देखिए यूएस तो क्या कर रहा है, यूएस की पॉलिसी ये है कि इकोनॉमिक एड प्रोवाइड की जाए, इकोनॉमिक एड के चलते ट्रेडिंग राइट ले लिए जाए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी भी अलग तरीके था उनका ट्रेडिंग राइट लेने का, लेकिन यूएसए का ये तरीका है, जो गरीब देश है, जो डेस्परेट देश हैं, उनको इकोनॉमिक एड दी जाए और उनसे ट्रेडिंग राइट लिए जाए। ट्रेडिंग राइट किस तरह के, कि जो यूएसए की कंपनीज हैं उनको, जिस देश को यूएसए ने इकोनॉमिक एड दी है वहां पर ट्रेड करने का खुला जो है वो मौका मिले। और मान लीजिए कोई भी अफ्रीकन कंट्री है, कोई भी थर्ड वर्ल्ड अफ्रीकन कंट्री है जिसको यूएसए ने इकोनॉमिक एड प्रोवाइड करी, मान लीजिए अल्जीरिया को यूएसए ने इकोनॉमिक एड प्रोवाइड करी, तो बदले में अल्जीरिया यूएसए को क्या देगा, बदले में अल्जीरिया यूएसए को इजाजत देगा कि यूएसए की ऑयल कंपनीज बहुत सस्ते में अल्जीरिया से ऑयल खरीद सकती हैं। नॉट जस्ट ऑयल, लेकिन अफ्रीका में अगर रबर निकल रहा है, अफ्रीका में अगर कोई मेटल निकल रहा है, कोल निकल रहा है, तो इन सबको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सस्ते में। तो ये डील हुई है, राइट। लेकिन यूएसएसआर दूसरी साइड क्या कर रहा है, यूएसएसआर का एजेंडा केवल इकोनॉमिक टाइप्स तक सीमित नहीं है। यूएसएसआर ये चाहता है कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वहां पर एस्टेब्लिश हो। इनका इकोनॉमिक कंट्रोल करने का तरीका क्या है, कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वहां पर एस्टेब्लिश हो। यूएसए का कंट्रोल करने का तरीका क्या है, कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहां पर एस्टेब्लिश हो। समझ रहे हैं आप, ठीक है। ये डेमोक्रेसी इसलिए बांट रहे हैं ताकि इकोनॉमिक सैंक्शंस मिल सके, ये कम्युनिज्म इसलिए बांट रहे हैं ताकि इन्हें इकोनॉमिक सैंक्शंस मिल सके। अंत में मोटिव तो दोनों का ही ट्रेड करना है, यूएसए और यूएसएसआर, मोटिव तो दोनों का ही यही है ना, कि ग्लोबल सुपर पावर कौन बनेगा। समझ रहे हैं आप, ये डेमोक्रेसी बांट रहे हैं, वो कम्युनिज्म बांट रहे हैं, लेकिन हो तो दोनों से सेम ही चीज रही है। फर्क यह है कि इनके मेथड ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा पावरफुल हैं। यूएसएसआर के मेथड इतने इफेक्टिव नहीं थे, लेकिन जहां पर पावरफुल थे वहां पर बहुत ज्यादा पावरफुल थे। इनके पास रिसोर्सेज रिलेटिव ज्यादा है, इनके पास रिसोर्सेज थोड़े कम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बोला ना कि अगर आपके पास स्पीड है, एजिलिटी है, स्ट्रेटेजी है, तो आप जो है वो अपनी स्पीड, एजिलिटी और अपने स्ट्रेटेजी के दम पर एक शॉर्ट टर्म सक्सेस पा लेंगे, जो कि यूएसएसआर ने भी किया, जो कि जर्मनी ने भी किया, जो भी जापान ने भी किया। लेकिन अंत में संख्या, क्वांटिटी, जो कि चाहे रिसोर्सेज की क्वांटिटी हो, सैनिकों की क्वांटिटी हो, वो अंत में जीत ही जाएगी, जो कि हमने वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी की हार से भी देखा, हमने वर्ल्ड वॉर 2 में भी जर्मनी की हार हुई। क्यों? क्योंकि जर्मनी के पास स्ट्रेटेजी थी, स्ट्रेंथ थी, एजिलिटी थी, स्पीड थी, लेकिन संख्या नहीं थी, रिसोर्सेज की बहुतायत नहीं थी। रिसोर्सेज की बहुतायत ने ही जिताया एलाइज को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी और सेकंड वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो अंतिम पंच जो है वो यूएसए ने मारा वर्ल्ड वॉर जर्मनी को, और वर्ल्ड वॉर 2 में भी जो है वो जो एलाइज हैं उनकी संख्या के आगे ही हारा जर्मनी, ठीक है, और कुछ हिटलर की बेवकूफियों की वजह से। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, इट वॉज अ ग्रेट ब्लो, क्या, कि कम्युनिस्ट टेक ओवर ऑफ चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया को यूएसएसआर ने जो
यूएसएस नॉट यूएसएसआर, कम्युनिस्ट, क्योंकि डायरेक्ट कोई ऐसा मतलब सबूत नहीं मिला है कि रशिया ने ही किया है, लेकिन सब जानते थे कि स्टालिन के कहने पर ही हुआ। ठीक है, हुआ क्या बेसिकली, जो चेकोस्लोवाकिया में थोड़ी बहुत जो रिपब्लिक सरकार बची थी, ठीक है, जो ईस्टर्न ब्लॉक है उसमें एकमात्र एक राष्ट्र था जिसमें डेमोक्रेटिक सरकार बची थी, उसको हटाकर वहां पर कूप करके, यानी कि वहां पर म्यूटनी करवा के, दंगा करवा के, ठीक है, जो डेमोक्रेटिक सरकार है उसको फोर्सफुली हटाकर कम्युनिस्ट रिजीम एस्टेब्लिश कर दिया गया। राइट, excuse me. Now it was a great blow to Western Bloc because it was the only democratic country in the Eastern Europe among communist countries and was being added under the Marshall Plan. aided आना था यहाँ पर, aided under the Marshall Plan। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास पॉइंट होना चाहिए कि चेकोस्लोवाकिया was the only country that got aid under the Marshall Plan, though it revoked its application but still afterwards it got aid from the Marshall Plan। लेकिन चेकोस्लोवाकिया को क्या कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया, उसकी डेमोक्रेटिक जो सरकार है, उसकी जो डेमोक्रेसी थी वो उससे छीन ली गई। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर ये सोचेंगे कि डेमोक्रेसी बेहतर है कि कम्युनिज्म बेहतर है, आगे हम पहुंचेंगे उस कंक्लूजन पर भी। फिर अंत में कंक्लूजन ये निकलेगा, जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है ना, उन्हीं को ही फायदा है कम्युनिज्म से भी और डेमोक्रेसी से भी। जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, एशिया और अफ्रीका की, भारत जैसे जो देश हैं, यहां पर तो इस्तेमाल किया जाता है इसको एज अ पॉलिटिकल टूल। ठीक है, उस मेच्योरिटी, उस इंटेलेक्चुअल मेच्योरिटी तक मैं आपको पहुंचाऊंगा धीरे धीरे। ठीक है, हो सकता है कि अभी बहुत सारे पॉइंट आपको ऐसे लगे कि सर आपने डेमोक्रेसी के खिलाफ किस तरह बोल दिया है ना, कई सारे बच्चे चौड़े हो जाते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं आपसे कि संयम रखिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। मैंने बोला ना, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, मैं आपका धीरे धीरे जो है वो दिमाग खोल दूंगा। और देखिए, हमेशा की तरह मैं बोलता हूं कि अगर आपको मेरे सेशंस अच्छे लगते हैं सो मेक श्योर कि आप जो है वो कमेंट जरूर करेंगे, या बुरे भी लगते हैं तो बता तो दीजिए एटलीस्ट कि क्या बात गलत लगी। राइट, और आपको क्या करना है, आपको शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, शेयर कीजिए इन वीडियोस को, और तभी जो है वो मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक मेरा जो ये मुहिम है, मेरा जो ये प्लान है, मेरा जो ये एजेंडा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की समझ में डेवलप करूं इतिहास को लेकर, ताकि इतिहास से वो अन्य सब्जेक्ट्स को भी तैयार करें। क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत घबराए रहते हैं कि इतिहास में इतने फैक्ट्स हैं, ये है वो है, और अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं ना तो आपको मज़ा आ रहा होगा समझने में, और काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर भी हुई होंगी कि अच्छा दुनिया में इसलिए हो रहा है सब ये। आई होप मैं ऐसा कर सका हूँ, और अगर कर सका हूँ तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि क्या आपकी जो मैंने ग्लोबल पर्सपेक्टिव जनरेट करने की जो कोशिश करी है, क्या वो बनना शुरू हुआ है या नहीं। ठीक है, और आंसर राइटिंग में क्या मदद मिल रही है या नहीं, क्योंकि अगर आंसर राइटिंग में मेरे सेशंस आपकी मदद नहीं कर पा रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा इनको और डेवलप करने की। वैसे तो अपने एंड से मैं खूब रिसर्च करता हूं। ठीक है, नाउ आगे देखते हैं। सो इट वॉज बींग रूल्ड बाय अ कोalition ऑफ कम्युनिस्ट एंड अदर लेफ्ट विंग पार्टीज। ठीक है, कौन, चेकोस्लोवाकिया। कम्युनिस्ट थी तो डेमोक्रेसी, लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब ये तो नहीं है ना कि कम्युनिस्ट सरकार नहीं बैठ सकती वहां पे, पार्टी तो किसी भी आइडियोलॉजी की हो सकती है ना, अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी सबको हक है। राइट, सो इट कोalition सरकार थी, कम्युनिस्ट एंड अदर लेफ्ट विंग, यानी कि लेबर पार्टीज और सोशलिस्ट पार्टीज, उन सब की थी तो कम्युनिस्ट और थे तो लेफ्ट विंग ही, लेकिन थी एक डेमोक्रेटिक सरकार। अ क्राइसिस अरोज इन 1948 एंड एन आर्म्ड कूप, समझ रहे हैं, एक इनकर्शन हुआ, एक दंगा हुआ, आर्म्ड, was organized to throw away the democratically elected government to be replaced by a communist regime। एक कम्युनिस्ट रिजीम जो है वो एस्टेब्लिश कर दिया गया और डेमोक्रेटिक सरकार खत्म कर दी गई। यानी कि अगर किसी भी तरीके का पार्लियामेंट वहां पर होगा तो वो उस पार्लियामेंट को भंग करके एक काउंसिल बना दी गई, एक सोवियत बना दिया गया। याद है आपको, मैंने आपको समझाया तो सोवियत क्या होता है। एक सोवियत बना दिया गया, और वो सोवियत के जो भी मेंबर थे, उस काउंसिल के जो भी मेंबर थे, उन्होंने अपने में से एक लीडर चूज कर लिया, और वो बन गया क्या, सुप्रीम लीडर ऑफ दैट कम्युनिस्ट रिजीम। ठीक है, जिस तरह इस समय जोसेफ स्टालिन थे कहां पर, यूएसएसआर के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ द वेस्टर्न, अब वेस्टर्न पावर्स बैठी बैठी देख रही हैं, द वेस्टर्न पावर्स एंड द यूएन प्रोटेस्टेड, इन्होंने प्रोटेस्ट किया कि भैया आपने ऐसा क्यों किया, बट कुड नॉट टेक एनी एक्शन। अब देखिए, यूएन ने जो है वो ये शपथ भी उठाई थी कि हम मिलिट्री
मतलब अगर ऐसा कुछ कहीं भी होता है तो हम मिलिट्री एड प्रोवाइड करेंगे, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले गया बिकॉज देयर वाज नो प्रूफ, कोई प्रूफ ही नहीं था कि ऐसा स्टालिन ने करवाया ऑफ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ रशिया। लेकिन एक कारण यह भी है कि प्रूफ नहीं था, और दूसरा कारण यह भी है कि यूएन नहीं चाहता था कि वर्ल्ड वॉर 3 इतनी जल्दी शुरू हो जाए, ठीक है, क्योंकि अगर रशिया पर डायरेक्ट अगर वो मतलब मिलिट्री एक्शन अगर यूएन लेने लग जाए रशिया पर, तो रशिया बहाना बनाएगा। रशिया कहेगा देखिए कैपिटलिस्ट राष्ट्र जो है वो हम सोशलिस्ट कम्युनिस्ट राष्ट्रों को मसल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें इकट्ठा होने की जरूरत है। तो सभी राष्ट्र आपस में इकट्ठा हो जाएंगे और 2 ब्लॉक्स तो बने गए हैं और युद्ध छिड़ जाएगा, क्योंकि हथियार तो लगाए हुए थे पहले से ही, बस उनको चलाने की देर थी। कई सारे क्यूबा में क्राइसिस हुआ है, ठीक है, क्यूबन इंसिडेंट है, कई जगहों पर हथियार लगे थे। पोलैंड में जो है वो मिसाइल्स लगी हुई थी, ठीक है। यूएसए ने टर्की में मिसाइल लगाई हुई थी, किसके खिलाफ? यूएसएसआर के खिलाफ, ताकि समय आने पर अगर मतलब प्रॉब्लम बढ़ती है तो तुरंत जो है वो न्यूक्लियर वॉर हो जाए। तो न्यूक्लियर वॉर का, वर्ल्ड वॉर 3 न्यूक्लियर वॉर होगी, इस चीज का थ्रेट था। तो इस थ्रेट को हटाने के लिए यूएन ने कुछ खास किया नहीं, ठीक है। अब देखिए यही सेम चीज लीग ऑफ नेशंस के साथ भी हुई थी, याद होगा अगर आपको। लीग ऑफ नेशंस भी जब जापानीज अग्रेशन के खिलाफ कुछ नहीं कर सका था, फिर इटालियन अग्रेशन के खिलाफ कुछ नहीं कर सका था, फिर जर्मन अग्रेशन के खिलाफ कुछ नहीं कर सका था, अंत में पोलैंड पर जब जर्मनी ने अटैक किया तब वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ा, ठीक है। तो कुछ उसी डायरेक्शन में काम हो रहा था। चेकोस्लोवाकिया पर जो है वो कंट्रोल कर लिया गया, डायरेक्टली नहीं किया गया, लेकिन सबको पता था ये काम स्टालिन का है, राइट। नाउ द कूप वाज एंटायरली एन इंटरनल अफेयर ऑफ व्हाट? चेकोस्लोवाकिया, राइट। बट इट इज बिलीव टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टालिन, ठीक है। ये माना गया कि ये यूएसएसआर से ही कमांड आई है, ठीक है, मॉस्को से ही कमांड आई है ये, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता था। तो यहां पर फिर से यूएन भले ही कितना कामयाब रहा हो बाद के सालों में, लेकिन अभी यूएन जो है वो कमजोर दिख रहा था, क्योंकि यूएन नहीं चाहता था कि युद्ध छिड़े, क्योंकि यूएसए यूके ये सब कंट्रीज उस हालत में नहीं थे। और यूएसएसआर जानता था कि न्यूक्लियर वॉर करने की हालत में कौन नहीं है, यूएसएसआर भी नहीं है, क्योंकि देखिए दोनों साइड, एक साइड टर्की में यूएसए ने लगाए हुए हैं हथियार, दूसरी साइड क्यूबा में यूएसएसआर ने लगाए हुए हैं, ठीक है, किसके खिलाफ? यूएसए के खिलाफ। तो दोनों ने जो है वो न्यूक्लियर मिसाइल्स तैनात कर रखी हैं, राइट। सो दैट मीन्स अगर युद्ध छिड़ता है तो पूरी धरती यानी कि सबको है, कोलेट्रल में सब मरेंगे, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन के लिए कोई भी रेडी नहीं था, इसलिए यूएन ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन कोई मिलिट्री एक्शन नहीं लिया यूएसएसआर के खिलाफ, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं था। कहा यह गया कि कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन सबको पता तो था ही यूएसएसआर नहीं किया है ये, चेकोस्लोवाकिया में जो डेमोक्रेटिक सरकार है उसको गिराया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब चेकोस्लोवाकिया में डेमोक्रेटिक सरकार गिर गई। चेकोस्लोवाकिया के बाद ऊपर कौन है? पोलैंड है, ठीक है। पोलैंड तो ऑलरेडी एक कम्युनिस्ट रिजीम है, लेकिन एक डेमोक्रेटिक सरकार ईस्टर्न जर्मनी तो है ही किसके कंट्रोल में? यूएसएसआर के। लेकिन वेस्टर्न जर्मनी है, अब अगला खतरा जो है वो वेस्टर्न जर्मनी पर आया, क्योंकि चेकोस्लोवाकिया के बाद अगला जो देश है जिसको इन्फ्लुएंस कर सकता है यूएसएसआर, वो वेस्टर्न जर्मनी है, जो कि एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र था, ठीक है। तो वेस्टर्न जर्मनी को कहीं यूएसएसआर कम्युनिस्ट रिजीम में ना कन्वर्ट कर दे, या इस तरह का एक डोमिनो का खेल ना चल पड़े, यानी कि एक के बाद एक देश जो है वो कम्युनिस्ट में कन्वर्ट ना हो जाए, क्योंकि वेस्टर्न जर्मनी हुआ तो वेस्टर्न जर्मनी के होते ही नीचे ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया भी होगा, ऑस्ट्रिया के साथ हंगरी तो हो ही चुका है, इटली को भी होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इटली हो गया तो फिर फ्रांस को होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसा ना हो कि पूरा मेनलैंड यूरोप कम्युनिस्ट में ही कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। सो इसीलिए यूएस और यूके जैसे जो राष्ट्र हैं, फ्रांस, ये घबरा गए इस चीज़ से कि ऐसा ना हो कि एक एक करके सारे राष्ट्र जो है वो कम्युनिस्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो हमें जो है वो एकजुट होना पड़ेगा। सो एकजुट होने के लिए उन्होंने क्या बनाई? उन्होंने बनाई नेटो, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आइए देखते हैं। नाउ इन 1947-48 अ सीरीज ऑफ इवेंट्स कॉज्ड द नेशंस ऑफ वेस्टर्न यूरोप टू बिकम कंसर्न्ड अबाउट देयर फिजिकल एंड पॉलिटिकल सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी किससे? जर्मनी ना शक्ति में उभर आए, यूएसएसआर ना उन पर अटैक कर दे। पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी क्या है? कि वहां पर सोशलिस्ट रिजीम, कम्युनिस्ट रिजीम ना एस्टेब्लिश हो जाए। एंड द यूनाइटेड स्टेट्स टू बिकम मोर क्लोजली इन्वॉल्व विद यूरोपियन अफेयर्स, ठीक है। और वो चाहते थे क्या? कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो यूरोपियन अफेयर्स में और क्लोजली जुड़े, ताकि ऐसा ना हो
अ सोवियत स्पॉन्सर्ड कूप, COUP, कूप in Czechoslovakia resulted in a communist government coming to power on the borders of Germany. जर्मनी के बॉर्डर्स, और खासतौर पे कौन सा जर्मनी? वेस्टर्न जर्मनी, जो कि एक डेमोक्रेटिक सरकार थी, जहां पर भले ही वो थी तो ब्रिटेन, US और फ्रांस के कंट्रोल में, लेकिन थी तो डेमोक्रेटिक। चलो वहां पर कहने को डेमोक्रेसी तो थी ही, ठीक है। और चेकोस्लोवाकिया तक पहुंच गया था लाल छाया। अब अगला खतरा जो है वो वेस्टर्न जर्मनी पे ही था। और अगर वेस्टर्न जर्मनी गया तो वेस्टर्न जर्मनी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल रीजन है और बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन है। चेकोस्लोवाकिया भी एक बहुत बड़ा और बहुत इंडस्ट्रियल रीजन है, ठीक है। नाउ अटेंशन ऑल्सो फोकस्ड ऑन इलेक्शंस इन इटली। इटली में इलेक्शंस होने वाले थे और कम्युनिस्ट पार्टी वहां पर पकड़ बना चुकी थी। एज द कम्युनिस्ट पार्टी हैड मेड सिग्निफिकेंट गेन्स अमंग इटालियन वोटर्स। फर्दरमोर इवेंट्स इन जर्मनी ऑल्सो कॉज्ड कंसर्न। जर्मनी में इवेंट्स जो है वो कंसर्न के कारण बने, क्योंकि जर्मनी में भी कम्युनिस्ट सिंपथाइजर्स की संख्या बढ़ती जा रही थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जो वेस्टर्न जर्मनी है वो ईस्टर्न जर्मनी के साथ जुड़ना चाहता था। ईस्टर्न जर्मनी USSR के कंट्रोल में, और वेस्टर्न जर्मनी चाहता था कि हम ईस्टर्न जर्मनी से जुड़े। दैट मीन्स यहां पर भी हालात यही लग रहे थे कि जर्मन के लोग जो हैं वो भी USSR की तरफ झुकते जा रहे हैं, ठीक है। खतरा किसके लिए? वेस्टर्न यूरोपियन कैपिटलिस्ट नेशंस के लिए और US के लिए, राइट। नाउ द ऑक्यूपेशन एंड गवर्नेंस ऑफ जर्मनी आफ्टर द वॉर हैड लॉन्ग बीन डिस्प्यूटेड। अब देखिए वेस्टर्न जर्मनी के लोगों की समस्या क्या है। वेस्टर्न जर्मनी के लोग ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भी आपने हमारे ऊपर बहुत ह्यूमिलिएशन डाली, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी आपने हमारा गवर्नेंस हमसे छीन लिया, क्योंकि ब्रिटेन, फ्रांस और USA जो है वो चला रहे हैं किसे? वेस्टर्न जर्मनी को, और USSR चला रहा है किसे? ईस्टर्न जर्मनी को, और बर्लिन के भी 4 हिस्से कर रखे हैं। ये बात हमने पहले एस्टेब्लिश कर ली है, राइट। सो द ऑक्यूपेशन एंड गवर्नेंस ऑफ जर्मनी आफ्टर द वॉर हैड लॉन्ग बीन डिस्प्यूटेड, एंड इन मिड 1948 सोवियत प्रीमियर जोसेफ स्टालिन chose to test Western resolve by implementing a blockade against Western Berlin, which was then under the joint US, British and French control but surrounded by Soviet controlled Eastern Germany। अब देखिए माहौल क्या है। मान लीजिए ये जर्मनी है, जर्मनी के 2 हिस्से हो गए। दिस इज वेस्टर्न जर्मनी, दिस इज ईस्टर्न जर्मनी। ईस्टर्न जर्मनी सोलली कंट्रोल्ड बाय USSR एंड वेस्टर्न जर्मनी के 3 हिस्से हैं, ठीक है। वेस्टर्न जर्मनी को 3 हिस्से में बांटा गया है, ठीक है। एक हिस्सा USA चला रहा है, एक हिस्सा फ्रांस चला रहा है और एक हिस्सा UK चला रहा है, ठीक है। 3 हिस्से में बटे हुए हैं। सो ईस्टर्न जर्मनी में कैपिटल आती है बर्लिन। अब बर्लिन के साथ प्रॉब्लम यह है कि बर्लिन के भी 2 हिस्से हैं। जो ईस्टर्न बर्लिन है वो चला रहा है USSR, और जो वेस्टर्न बर्लिन है वो इसी तरह ये 3 राष्ट्र चला रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से? UK, फ्रांस और USA। तो USSR ने किया क्या कि पूरे के पूरे बर्लिन को अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है। और अंदर फंस गए UK, फ्रांस और USSR के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग। और बर्लिन के आसपास पूरा का पूरा जो है वो रीजन USSR के कंट्रोल में है। दैट मीन्स अगर वेस्टर्न बर्लिन के लोगों को स्टार्व करना चाहे तो USSR कर सकता है, जो कि उसने किया भी। भूखा मारना शुरू किया, बिजली बंद कर दी, पानी बंद कर दिया। तो वेस्टर्न बर्लिन से एलाइज ने एयर ड्रॉप्स करने शुरू करे, यानी ऊपर से एयरप्लेन्स जाते थे और वो पैराशूट के माध्यम से खाना वगैरह प्रोवाइड करते थे। इतना USSR ने करने दिया। ऐसा क्यों कर रहा है USSR? USSR प्रेशर बना रहा है। किस पे? प्रेशर बना रहा है एलाइज फोर्सेस पे। क्यों बना रहा है प्रेशर? ताकि वो बर्लिन को छोड़ दें, क्योंकि बर्लिन से बैठे बैठे वो ये जो ईस्टर्न जर्मनी है इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ईस्टर्न जर्मनी पूरा का पूरा USSR के कंट्रोल में आ जाए, ऐसी कोशिश है USSR की, राइट। और USSR की यह भी कोशिश है कि जो वेस्टर्न जर्मनी के लोग हैं वो भी प्रेशर डालें कि हमें ईस्टर्न जर्मनी में जुड़ना है, जबकि सीन बिल्कुल उल्टा था। ईस्टर्न जर्मनी एंड नॉट जस्ट ईस्टर्न जर्मनी, जो आयरन कर्टन है, आयरन कर्टन कहा गया, जो आयरन का पर्दा कहा गया, पूरी की पूरी आयरन फेंस थी। किन देशों से लेकर? जो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, ये क्या बोलते हैं, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया, नीचे तक, ठीक है, टर्की तक। यानी कि ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप के बीच में एक
पूरी की पूरी आयरन की फेंस थी, उस आयरन के फेंस से बीचों बीच यहां पर वेस्टर्न जर्मनी और ये ईस्टर्न जर्मनी, ठीक है। सो ईस्टर्न यूरोप के जो लोग थे वो चाहते थे कि वो वेस्टर्न यूरोप में जाए, क्योंकि भूखमरी फैली हुई थी ईस्टर्न यूरोप में, जो कम्युनिस्ट रिजीम है वो कामयाब नहीं था इतना, और वेस्टर्न यूरोप के लोग फल फूल रहे थे क्योंकि उनकी इकोनॉमी डेवलप हो गई थी, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वो जल्दी डेवलप करती है कम्युनिस्ट इकोनॉमी के रिगार्डिंग, राइट। सो ईस्टर्न जर्मनी से लोग जाना तो चाहते थे वेस्टर्न जर्मनी, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर क्या था कि पूरा का पूरा जर्मनी यूनाइट हो और यूएसएसआर के अंडर आए। ऐसा करने के लिए, प्रेशर डालने के लिए बर्लिन को एक्वायर कर लिया किसने, स्टालिन ने, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा जो पॉलिटिकल कंफ्यूजन है ये समझ आ रही होगी, धीरे धीरे क्लियर कर देंगे, कोई बात नहीं, हो जाएगा क्लियर। नाउ द ऑक्यूपेशन एंड गवर्नेंस ऑफ जर्मनी आफ्टर द वॉर हैड लॉन्ग बीन डिस्प्यूटेड, डिस्प्यूट तो है ही, बटा हुआ है जर्मनी पूरा का पूरा। And in mid 1948, Soviet Premier Joseph Stalin chose to test Western resolve by implementing a blockade against West Berlin. अब तुम कहोगे वेस्ट बर्लिन पे ब्लॉकेड लगा दी तो मिलिट्री का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? मैंने बोला ना न्यूक्लियर वेपन से लगाए हुए हैं या थ्रेट है युद्ध का। तो वर्ल्ड वॉर 3 को यूएन हर हालत में अवॉइड करना चाहता है, क्योंकि यूएन ने बहुत बढ़ चढ़कर बोला था कि लीग ऑफ नेशंस का फेलियर यूएन जो है वो रिपीट नहीं होने देगी, ठीक है। तो बड़े लेवल पर जो है वो कोई मिलिट्री एक्सपीडिशन यूएसएसआर के खिलाफ करना विश्व युद्ध को आमंत्रण था, और यूएन नहीं चाहता था कि ऐसा हो, ठीक है। नाउ वेस्ट बर्लिन किसके कंट्रोल में था? विच वाज देन अंडर जॉइंट यूएस ब्रिटिश एंड फ्रेंच कंट्रोल बट सराउंडेड बाय सोवियत कंट्रोल्ड ईस्ट जर्मनी। ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। जो बर्लिन है, बर्लिन में जो वेस्ट बर्लिन है वो यूके, फ्रांस और यूएसए के कंट्रोल में है, लेकिन बर्लिन के आसपास पूरा का पूरा एरिया यूएसएसआर के कंट्रोल में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ these events caused western european countries as well as us to grow increasingly wary of the possibility that the countries of western europe might deal with their security concern by negotiating with us। अब देखिए वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, खासतौर पे वेस्टर्न जर्मनी, ठीक है, नीचे उसके ऑस्ट्रिया, उसके बाद इटली, और फिर अंत में फ्रांस, और इधर छोटे छोटे बेल्जियम और नीदरलैंड, ये जो देश हैं, लग्जमबर्ग भी है बीच में, ये सारे देश ऐसा ना हो कि यूएसएसआर के साथ ट्रीटी कर लें, क्योंकि खतरा जो है वो इन सब देशों को है, ठीक है। तो यूएसए को क्या चाहिए था? जल्द से जल्द एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जो कि मिलिट्री हेल्प करे इन देशों की ऐसी कंडीशन में, और अनकंडीशनल हेल्प करे, ठीक है। मान लीजिए कि कल को वेस्टर्न जर्मनी पर कूप किया जाता है, तो फ्रांस, ब्रिटेन, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया सब मदद करेंगे, सैन्य मदद, यूएस भी करेगा, यूके भी करेगा, जो भी उस स्पेशल उस नए ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होंगे, ठीक है, ताकि सोवियत्स के कंट्रोल में वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रियां ना आए, जो कि खतरा था, क्योंकि चेकोस्लोवाकिया चला गया था, ठीक है, जर्मनी में क्राइसिस चल रहा था, राइट। सो देखिएगा, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम एंड द नेदरलैंड्स लग्जमबर्ग साइंड ब्रसेल्स ट्रीटी। देखिए ये बात ऐसा नहीं है कि यूएस को ही पता थी, ये बात वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को भी पता थी। तो जिनको सबसे ज्यादा खतरा था मेनलैंड यूरोप में, सबसे पहला खतरा तो बेल्जियम, नीदरलैंड जैसे छोटे देशों को, लग्जमबर्ग जैसे छोटे देशों को, ठीक है, और फ्रांस और फिर ब्रिटेन को भी। तो इन सारे देशों ने मिलकर जो है वो ब्रसेल्स ट्रीटी करी, और ब्रसेल्स ट्रीटी बेसिकली एक आर्म्स ट्रीटी है, यानी कि मान लीजिए अगर किसी भी एक देश को समस्या होती है तो बाकी सभी देश जो, यानी कि मान लीजिए नीदरलैंड्स पर अगर जर्मनी अटैक कर देता है, मान लीजिए वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी यूनाइट हो गए यूएसएसआर के अंडर, और अब वो अटैक करना शुरू करते हैं किसके ऊपर? बेल्जियम के ऊपर, डेनमार्क के ऊपर, तो बाकी सभी देश जो है वो मिलिट्री मदद करेंगे, ठीक है। नाउ देयर ट्रीटी प्रोवाइडेड कलेक्टिव डिफेंस। अब कलेक्टिव सिक्योरिटी और कलेक्टिव डिफेंस का फंडा तो यूएस लीग ऑफ नेशंस ने भी कहा था, लेकिन लीग ऑफ नेशंस में ये क्लॉ नहीं था कि मतलब मैंडेटरी हो जाएगा, मदद करनी ही करनी है और सैन्य मदद करनी ही करनी पड़ेगी, राइट। ब्रसेल्स की ट्रीटी में ये मैंडेटरी था कि अगर किसी भी एक देश पर युद्ध हुआ या किसी भी एक देश में मिलिट्री मदद की जरूरत है तो बाकी देशों को मदद करनी ही पड़ेगी, ठीक। एनी ऑफ दीज नेशंस वाज अटैक्ड, द अदर्स वर बाउंड टू हेल्प डिफेंड इट। समझ रहे हैं how these treaties are different from League of Nations, but League of Nations, because in League of Nations no other country was bound to help the मतलब अदर मेंबर ऑफ लीग ऑफ नेशंस, राइट। लीग ऑफ नेशंस में बाउंड नहीं था कोई भी मदद करने के लिए, ब्रसेल्स ट्रीटी में बाउंड हो गए, वो मदद करनी ही पड़ेगी,
और सैन्य मदद करनी पड़ेगी, राइट। आगे बढ़ते हैं। नाउ अब ट्रूमैन एडमिनिस्ट्रेशन यूएस में बैठा बैठा ये देख रहा था कि यूरोप में जो है वो अब यूएसएसआर धीरे धीरे शक्ति पकड़ रहा है। चेकोस्लोवाकिया को कंट्रोल कर लिया और जर्मनी लगभग उनके हाथ में है। इटली में जो इलेक्शन है वहां पर भी कम्युनिस्ट सरकार मजबूत होती जा रही है। और फ्रांस तो ये सोच रहा है कि हम जो है वो पहले घुटने टेक दे, ठीक है, क्योंकि फ्रांस अभी तक बदनाम हो गया था सरेंडर करने के लिए। तो फ्रांस की इमेज बन गई थी कि फ्रांस जो है वो ऐसा ना हो कि एक बार जर्मनी यूएसएसआर के हाथ में गया तो फ्रांस तो हाथ खड़े कर देगा कि हम भी जो है वो कम्युनिस्ट राष्ट्र में कन्वर्ट हो गए। और एक बार जर्मनी और फ्रांस और इटली अगर कम्युनिस्ट राष्ट्र में कन्वर्ट हो गए तो अगर मैप खोल के देखिए यूरोप का, मेनलैंड यूरोप में ये तीन जो हैं वो बहुत बड़ी शक्तियां हैं। किस तरह की शक्तियां हैं? कम्युनिस्ट शक्तियां। स्पेन और पुर्तगाल को नहीं जोड़ रहे हैं, वहां पर राजशाही चल रही, ठीक है। Now, the Truman administration, on the other hand, considered the possibility of forming a European-American alliance. अब ट्रूमन एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है और वो देख रहा है कि यूरोपियन शक्तियों को, यूरोपियन राष्ट्रों को अगर यूएसएसआर के हाथ में जाने से रोकना है तो यूएसए की जो आइसोलेशनिस्ट जो पॉलिसी है, ठीक है, आइसोलेशन बनाए रखने की जो पॉलिसी है, इसको त्यागना पड़ेगा और यूरोप और अमेरिका के बीच में एक अलायंस बनाना पड़ेगा ताकि यूरोप के पॉलिटिकल मैटर्स को एक्टिवली जो है वो मैंडेट या कंट्रोल कर सके अमेरिका। और ऐसा ना हो कि अमेरिका एक समंदर, एक महासागर दूर बैठा रहे और यूरोप पूरा का पूरा यूएसएसआर के कंट्रोल में चला जाए, ठीक है। नाउ दैट वुड कमिट द यूनाइटेड स्टेट्स टू बोल्स्टर द सिक्योरिटी ऑफ वेस्टर्न यूरोप, ठीक है। कमिट, देखिएगा, कमिट कर देगा वो। यूएसए इस कमिटमेंट से ही तो बचना चाह रहा है ना। यूएसए अभी तक ये कमिटमेंट ही नहीं कर रहा ना कि हम आपकी मदद नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम चाहते हैं तो करेंगे, क्योंकि यूएसए का एजेंडा क्या है कि उसका ट्रेड जो है वो सबके लिए ओपन रहे। वो जर्मनी के साथ भी ट्रेड करे। यूएसए का तो इतना है कि वो यूएसएसआर के साथ भी ट्रेड करेगा अगर यूएसएसआर करने दे तो, उनको कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उनका तो एक्सपोर्ट बढ़ रहा है ना, उनको तो मुनाफा ही हो रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी दे वर सस्पिशियस ऑफ यूएसएसआर। लेकिन नॉट जस्ट यूएसएसआर को छोड़कर बाकी कंट्रीज लाइक जर्मनी है, जर्मनी के साथ हो गया, यूके, फ्रांस, सबके साथ ट्रेड करना चाहता है यूएसए, ठीक है। लेकिन अब ट्रूमैन एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रूमैन जो प्रेसिडेंट थे यूएसए के, वो ये सोच रहे थे कि नहीं, अब हमें एक ऐसी एक कमिटमेंट कर लेनी चाहिए जिसमें हम वेस्टर्न यूरोपियन शक्तियों को सैन्य मदद देने के लिए बाउंड हो जाएं, ठीक है। नाउ एज अ रिजल्ट द ट्रूमैन एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूटेड अ पीस टाइम ड्राफ्ट, increased military spending and called upon the historical isolationist Republic and Congress to consider a military alliance with Europe, ठीक है। ट्रूमैन एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया? एक पीस टाइम ड्राफ्ट निकाला। उस पीस टाइम ड्राफ्ट में क्या बोला था उन्होंने कि हम मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे और रिपब्लिक जो पार्टी है और ऐसे कांग्रेस के ऐसे मेंबर जो कि आइसोलेशनिस्ट जो पॉलिसी है उसको अपनाए रखना चाहते हैं, उनको बोला कि देखिए अब हमें एक मिलिट्री अलायंस यूरोप के साथ क्रिएट करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी है यूएस में और बातचीत से ही सारे फैसले होंगे। तो पूरी की पूरी सेनेट अगर मानेगी तभी जाकर, या मेजॉरिटी अगर आएगी तभी जाकर इस तरह कोई बड़ा फैसला जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रेसिडेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ले सकता है, ठीक है। नाउ इन May 1948 अ रेजोल्यूशन वाज प्रपोज्ड सजेस्टिंग, वेयर, यूएस सेनेट में, यूएस पार्लियामेंट में, suggesting that president seek a security treaty with Western Europe that would adhere to the United Nations Charter but exist outside the Security Council where Soviet Union held veto power। अब देखिए किस तरह यूएसए खेलने की कोशिश कर रहा है। यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल, अब ये सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, कैसे काम करती है, यूएन वाले टॉपिक पर समझाऊंगा, ठीक है। वहां पर आके आपके दोनों टॉपिक कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो यूएस की, अभी मान लेते हैं कि यूएस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना, इसके 5 परमानेंट मेंबर हैं, जो मैंने आपको बताए थे कौन कौन से। 3 कैपिटलिस्ट कंट्रीज, यूएस, यूके, फ्रांस, 2 कम्युनिस्ट सोशलिस्ट कंट्रीज, यूएसएसआर और चाइना, ठीक है। तो यहां पर इन पांचों की पांचों कंट्रीज को क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो है, यानी अगर इनमें से कोई भी एक, अगर कोई रेजोल्यूशन पास हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, ये अपनी वीटो का इस्तेमाल करके उस रेजोल्यूशन को रद्द करवा सकते हैं। लेकिन एक रेजोल्यूशन जो है वो पास कराया गया यूनाइटेड नेशन चार्टर के अंडर ही, ठीक है, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल के क्लॉज के बाहर, ताकि यूएसएसआर जो है वो अपनी वीटो का प्रयोग ना कर सके। लेकिन यूनाइटेड नेशन के राष्ट्रों को ही अपील करते हुए ये रेजोल्यूशन जो है वो लाया गया, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, यूएस के प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
नाउ दिस रेजोल्यूशन वाज पास्ड, ये रेजोल्यूशन पास हुआ। अब रेजोल्यूशन में था क्या, आइए बताता हूं मैं आपको। एंड द नेगोशिएशंस बिगेन फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, रेजोल्यूशन पास हो गया और नेगोशिएशन होने लगा। रेजोल्यूशन में था क्या कि मिलिट्री एड प्रोवाइड करेगा, मिलिट्री एड प्रोवाइड करेगा कौन, यूएस प्रोवाइड करेगा वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को मिलिट्री एड, ऑब्लिगेटरी मिलिट्री एड प्रोवाइड करेगा वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री को यूएस। ये रेजोल्यूशन है, लेकिन उसके तहत आपको एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन was created in 1949 by यूनाइटेड स्टेट्स, देखिए कौन कौन से देश, कनाडा एंड सेवरल वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, आगे उनके नाम मेंशन करता हूं, टू प्रोवाइड कलेक्टिव सिक्योरिटी, फिर से कलेक्टिव सिक्योरिटी आ गया ना, लेकिन इस समय क्या है, ये कलेक्टिव सिक्योरिटी जो है वो एनफोर्स है, ये करनी ही पड़ेगी, ठीक है। लीग ऑफ नेशंस की तरह मर्जी पर नहीं है ये, अगेंस्ट द सोवियत यूनियन, लेकिन किसके खिलाफ है ये। अब ये बात क्लियर थी कि सोवियत यूनियन जो एक्सपेंड कर रहा है, ये बात क्लियर थी कि सोवियत यूनियन के खिलाफ जो है वो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट नेशंस को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सो देखिएगा, फिर से ट्रेंड देखते हैं। मार्शल प्लान लेके आए कैपिटलिस्ट नेशन या यूएस लेकर आया, तो मोलोटोव प्लान लेकर आया यूएसएसआर। नेटो लेकर आया यूएसए, तो अब हम देखते हैं कि यूएसएसआर यहां पर क्या लेकर आएगा, तो हम यहां पर साफ साफ देखेंगे यूएसएसआर लेकर आएगा वॉरसॉ पैक्ट, ठीक है। जिस तरह नेटो जो है वो क्या है, एक मिलिट्री अलायंस है, उसी तरह वॉरसॉ पैक्ट भी क्या रहेगा, एक मिलिट्री अलायंस रहेगा। नॉट जस्ट मिलिट्री, लेकिन ट्रेडिंग अलायंस भी है ही। लेकिन नेटो जो है वो किसके, नेटो में बेसिकली क्या थे क्लॉज की, अगर नेटो के जो भी मेंबर राष्ट्र होंगे वो आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे। अब नेटो का भाई जो है वो यूरोप में कौन था, ब्रसल्स ट्रीटी, तो ब्रसल्स ट्रीटी वाले जो देश हैं उनको नेटो में इंक्लूड किया गया, ठीक है। नाउ नेटो वाज फर्स्ट पीस टाइम मिलिट्री अलायंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला पीस टाइम मिलिट्री अलायंस है। अब देखिए, अब यूएसए ने ना सब कुछ अपने नाम किया है। वर्ल्ड वॉर वन में यूएसए ने किया, बोला कि हमने जीता वर्ल्ड वॉर वन, जबकि वर्ल्ड वॉर वन में आखिरी में यूएसए आया जब जर्मनी थक चुका था, राइट, लड़ लड़ के कमजोर हो गया था जर्मनी बहुत ज्यादा, तब जाके, और यूएसए ने जो है वो अपने नाम पे ग्लोरी रखी हुई कि हमने वर्ल्ड वॉर वन जिताया। दूसरी साइड वर्ल्ड वॉर टू पे भी यूएसए बोलता है कि हमने जो है वो वर्ल्ड वॉर टू जिताया, क्योंकि जापान को हमने कंट्रोल किया, ठीक है। और उसके बाद जो नॉर्मंडी पर जो मतलब कि डी डे के दौरान जो हमने सैनिक भेजे हैं, हमने फ्रांस को जिताया, तभी जो है वो वर्ल्ड वॉर टू भी हमने जीता है, ठीक है। तो इन्होंने श्रेय अपने नाम ले लिया, तो पीस टाइम मिलिट्री अलायंस बनाने का श्रेय भी है यूएस ने अपने नाम ले लिया है, जबकि जबकि जो ब्रसल्स की ट्रीटी है वो पहले हो गई थी। तो ये इतिहास का फर्क है, राइट। अगर आप यूएसए में बैठकर इतिहास पढ़ेंगे तो वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर टू उन्होंने जीता है, ठीक है। अगर आप यूरोप में बैठ के इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर आपको बताया जाएगा कि किस तरह वर्ल्ड वॉर वन जीतने वाला था जर्मनी, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस के रिपीटेटिव, जो ब्रिटेन और फ्रांस ने मतलब जो है वो धीरे धीरे, यानी कि टू फ्रंट वॉर में जो जर्मनी उलझा हुआ था, उसे जर्मनी के रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो गए थे। जो वर्जन मैंने आपको पढ़ाया एक्चुअली, राइट, मैंने आपको यूएस वाला वर्जन नहीं पढ़ाया, क्योंकि यूएस वाले वर्जन में अगर आप पढ़ेंगे ना, मान लीजिए जो यूएस की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, इनके जो इतिहास के वीडियोस आप डले हुए मिल जाएंगे आपको, स्टैनफोर्ड वगैरह के, स्टैनफोर्ड हार्वर्ड वगैरह के, राइट, येल वगैरह के, तो वहां पर जो इतिहास पढ़ाया जाता है ना, उसमें यूएसए को प्रेज किया जाता है कि वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर टू यूएसए ने जिताया। यूएसए किसी भी तरह का इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन नहीं करता, यूएसए एक बहुत पॉजिटिव देश है, हम तो डेमोक्रेसी बांट रहे हैं सबको, है ना, उन्होंने इस सेंस में पढ़ाया हुआ है। लेकिन मैंने आपको बोला ना कि एक तराजू से दुनिया को नहीं तोलना है, हमें सभी इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव्स को देखना है। और यूएसए कैपिटलिस्ट राष्ट्र है, और नॉट जस्ट, हमें ऐसा नहीं है कि हमें केवल कम्युनिस्ट राष्ट्रों की तरफ से सोचना है या कैपिटलिस्ट राष्ट्रों की तरफ से सोचना है, हमें तटस्थ रहना है ना। एक एडमिनिस्ट्रेटर की क्वालिटी क्या है, न्यूट्रलिटी, आपको तटस्थ रहना है, आपको दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू समझने पड़ेंगे, दोनों ही इकोनॉमिक कंट्रोल चाहते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको कल आपको अगर दुनिया का सबसे स्ट्रांग व्यक्ति या दुनिया के पावरफुल नेशन का लीडर अगर आप बनते हैं, तो आप क्या चाहेंगे, यही तो एम्बिशन होगा ना, कि पूरी दुनिया या तो दुनिया का एक बहुत बड़े हिस्से में आपके द्वारा चलाया हुआ इकोनॉमिक सिस्टम चले, ताकि आपका इकोनॉमिक सिस्टम आपके लोगों को ज्यादा से ज्यादा समय तक मदद करता रहे, है ना। इट इज नॉट अबाउट विनिंग, इट इज टू कीप योर विन, राइट। टॉप पे पहुंचना आसान होता है, लेकिन वहां पर बने रहना मुश्किल होता है, समझ रहे हैं आप।
देखिएगा पहला ये पॉइंट क्या था, नेटो वाज फर्स्ट पीस टाइम मिलिट्री अलायंस। तो नेटो जो है वो एक बड़े लेवल पर, जिसमें मतलब मल्टी कॉन्टिनेंटल आप कह सकते हैं, मल्टी कॉन्टिनेंटल पीसफुल अलायंस आप बोल सकते हैं कि पहला था। लेकिन पीस टाइम मिलिट्री अलायंस तो ब्रसल्स वाला भी था, राइट। द यूनाइटेड स्टेट्स एंटर्ड इनटू आउटसाइड ऑफ वेस्टर्न हेमिस्फीयर, पहली बार। अच्छा, यहां पर आप देखते हैं, अब ये स्टेटमेंट पूरा हुआ तो आपको पूरा सेंस समझ आएगा। अदरवाइज, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूएसए ने अपनी बढ़ाई नहीं करी। यूएसए ने बोला है कि जो नेटो है वो पहली बार बना है, यूएसए ने अपने इतिहास में इस तरह छापा है। लेकिन हमने इस पॉइंट को कैसे घुमाया, देखिएगा। नेटो वॉज द फर्स्ट पीस टाइम मिलिट्री अलायंस द यूनाइटेड स्टेट्स ने जिसमें एंटर किया इनटू आउटसाइड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर के आउटसाइड, यानी कि जो, क्योंकि एशियाटिक कंट्रीज भी नेटो में जुड़ी हैं एक एक करके, ठीक है, भले वो चाइना हो, जापान हो, इंडिया हो, आपको मुझे बताना है कि इंडिया नेटो में कब जुड़ा है, ठीक है। नाउ इन स्पाइट ऑफ जनरल अग्रीमेंट ऑन द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द ट्रीटी, इट टुक सेवरल मंथ्स टू वर्क आउट द एग्जैक्ट टर्म्स। जनरल एग्रीमेंट क्या है, मिलिट्री एड देंगे सोवियत के खिलाफ, अनकंडीशनल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ फाइनली अंडर द ट्रीटी द यूनाइटेड स्टेट्स, अब देखिए कौन कौन से देश हैं शुरुआत में, कनाडा, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, द नेदरलैंड्स, नॉर्वे, पोर्टुगल एंड यूनाइटेड किंगडम agreed to consider an attack against one as an attack against all। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे देश क्या हैं, ये आपके वेस्टर्न यूरोपियन कैपिटलिस्ट राष्ट्र हैं, और इन सब ने क्या एक्सेप्ट किया कि एक के खिलाफ युद्ध सब के खिलाफ युद्ध है। दैट मीन्स अगर मान लीजिए आइसलैंड पर कल को कोई भी अटैक करता है तो ये सारे राष्ट्र आइसलैंड के डिफेंस में खड़े हो जाएंगे, ठीक है। नाउ दिस कलेक्टिव डिफेंस, इसको कहा गया, क्या कहा गया, कलेक्टिव डिफेंस की अरेंजमेंट है, ओनली फॉर्मली अप्लाइड टू अटैक्स अगेंस्ट साइनेटरीज दैट अकर्ड इन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। इट डिड नॉट इंक्लूड कॉन्फ्लिक्ट्स इन कॉलोनियल टेरिटरीज। अब देखिएगा, ये सारे राष्ट्र जो हैं वो मैक्सिमम इनमें से राष्ट्र इंपीरियलिस्टिक हैं, ठीक है। सो यहां पर जो है वो जो क्लॉज है इस ट्रीटी के, उसमें यह था कि जो साइनेटरीज कंट्री हैं, उन कंट्रीज में अगर कोई घटना घटेगी, कोई मिलिट्री हेल्प होगी, तो वहां पर एड दिया जाएगा। यानी मान लीजिए अगर ब्रिटेन में कोई समस्या होती है, यूके में कोई समस्या होती है, तो मेनलैंड यूके में मिलिट्री मदद पहुंचेगी। लेकिन ब्रिटेन की अगर अफ्रीका में, या मान लीजिए ब्रिटेन की अगर भारत में तब तक अगर कॉलोनी रह जाती, तो अगर भारत में कोई समस्या है तो नेटो वहां पर मदद करने नहीं जाएगी, ठीक है। तो मदर कंट्रीज में अगर इनमें से कोई, जैसे कि नेदरलैंड्स का डच ईस्ट इंडीज, फ्रांस की कॉलोनीज थी, डेनमार्क की कॉलोनीज थी, बेल्जियम की कॉलोनीज थी, ठीक है, उसके अलावा इटली की कॉलोनीज थी, यूनाइटेड किंगडम की कॉलोनीज थी, पोर्टुगल की कॉलोनीज थी, तो इनकी कॉलोनीज में मदद नहीं जाएंगी, मेनलैंड, इनके मेनलैंड में, यूरोप में जो इनका देश है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, आफ्टर द ट्रीटी वाज साइंड, नंबर ऑफ साइनेटरीज मेड रिक्वेस्ट टू द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर मिलिट्री एड। ट्रीटी साइन होने के बाद यूएसए पर प्रेशर डालने लगा कि भैया हमारी मदद करो, सैन्य मदद करो। क्यों? क्योंकि अब ये साइनेटरीज ना आपस में ही लड़ना शुरू किया इन्होंने। क्यों? क्योंकि इनको पता था कि पीछे बड़े भैया बैठे हैं हमारे मदद करने के लिए, और यूएसए की जो सेनेट है और जो रिपब्लिकन सरकार है वो यही नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि मान लीजिए कल को दो राष्ट्र हैं, लाइक अभी यहां पर साइनेटरीज में इटली है, ठीक है, मान लीजिए इटली के खिलाफ कल को युगोस्लाविया युद्ध छेड़ता है, और इटली कहता है कि हमें जो है वो युगोस्लाविया के खिलाफ मिलिट्री एड चाहिए, यूरोप में ही चाहिए, ठीक है, और यूएस जो है वो इटली एज वेल एज युगोस्लाविया दोनों के साथ ट्रेड कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यूएसए का तो यही स्टांस है ना कि सबके साथ ट्रेड करना है, ठीक है। और युगोस्लाविया जो है वो क्या है, वो है तो कम्युनिस्ट रिजीम, लेकिन वो कैपिटलिस्ट राष्ट्रों के साथ ट्रेड कर रहा है क्योंकि मेडिटेरेनियन में कोस्ट लाइन है इसके पास, ठीक है। तो यूएसए यहां पर फंस जाता है ना, और यही जो है वो रिपब्लिकन्स नहीं चाहते थे, यही नहीं चाहते थे रिपब्लिकन्स कि ऐसी सिचुएशन ना आ जाए जहां पर हमें एक देश को चूज करना पड़े और हमारा नुकसान हो उससे, राइट। आगे बढ़ते हैं। Now, later in 1949, President Truman proposed a military assistance program. Military assistance program and the Mutual Defense Assistance Program was passed by US Congress in October, appropriating some $1.4 billion for the purpose of building Western European defenses. ठीक है, so Truman ने US के अपने देश की क्या बोलते हैं,
अपने देश की पार्लियामेंट से भी एक रेजोल्यूशन पास करवा लिया ताकि यूएस जो है वो अपनी तरफ से 1.4 बिलियन डॉलर्स जो है वो यूरोपियन डिफेंसेस को दुरुस्त करने में दे। यानी कि यूएस क्या है, यूएस इज वन ऑफ द लीडिंग वेपन मैन्युफैक्चरर, ठीक है। तो यूएस बेसिकली कर क्या रहा है, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कहां पर, यूरोप में, अफ्रीका में, जहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको दोनों साइड्स को हथियार बेचता है। क्या बेचता है, उनको दोनों साइड्स को वेपन्स बेचने का काम करता है, ठीक है। तो नॉट जस्ट वेपन्स लेकिन मिलिट्री टेक्नोलॉजी, मिलिट्री इंटेलिजेंस, मिलिट्री ट्रेनिंग, इनफैक्ट भारत में आकर यूएस फोर्सेस या यूएस फोर्सेस भारत से जो है वो भारत से बाहर निकलकर यूएस क्या बोलते हैं, यूएस मिलिट्री से ट्रेनिंग लेती रही है, ठीक है। इन 1952 द मेंबर्स अग्रीड टू एडमिट ग्रीस, 1952 में ग्रीस को ऐड किया गया, एंड टर्की को ऐड किया गया टू नेटो एंड एडेड द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी इन 1955। फेडरल रिपब्लिक यानी वेस्टर्न जर्मनी को जोड़ दिया गया। देखिए टर्की को इसलिए जोड़ा गया क्योंकि टर्की है यहाँ पर, फिर ब्लैक सी है और फिर यूएसएसआर है। तो अगर टर्की नेटो का हिस्सा है तो टर्की में अगर मिसाइल लगा दी, न्यूक्लियर मिसाइल लगा दी, तो यूएसएसआर पर जो है वो तुरंत अटैक किया जा सकता है। कहाँ से, या ये जो कॉकस वाला रीजन है, अगर कॉकस वाले रीजन को एक्वायर कर लिया तो मतलब अरेबियन रीजन से जितना भी तेल जा रहा है यूएसएसआर का, उसको रोका जा सकता है। जर्मनी भी तो यही चाहता था वर्ल्ड वॉर 2 में, है ना, स्टालिनग्रेड वाले रीजन को कंट्रोल कर लो तो कॉकस से जो तेल जा रहा है वो नहीं जा पाएगा। खैर वो आगे हम पहुंचेंगे धीरे धीरे, टर्की की क्या इंपॉर्टेंस है, टर्की का जो कॉन्फ्लिक्ट लेकर आएंगे ना, अरेबियन कंट्रीज, टर्की, इसके नीचे सीरिया, इराक, जॉर्डन, इसराइल, पैलेस्तीन के जो इश्यूज हैं इनको जो हम समझेंगे तो टर्की को लेकर आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं वॉरसॉ पैक्ट। आगे वॉरसॉ पैक्ट पे कहानी, मार्शल प्लान यूएसए ने निकाला तो मोलोटोव प्लान यूएसएसआर ने निकाला, ठीक है। दूसरी साइड अगर नेटो यूएसए ने बनाई तो यूएसएसआर ने बना दिया वॉरसॉ पैक्ट। देखते हैं क्या है ना, वेस्ट जर्मन एंट्री लेड द सोवियत यूनियन टू रिटेलिएट विद इट्स ओन रीजनल अलायंस, ठीक है। अब देखिए वेस्ट जर्मनी की तरफ कोशिश कर रहा था कौन, यूएसएसआर कोशिश कर रहा था ना, ये ईस्ट जर्मनी है, यूएसएसआर ये कोशिश कर रहा था कि वेस्ट जर्मनी ईस्ट जर्मनी यूनाइट हो जाएं और दोनों यूएसएसआर में जुड़ जाएं, ठीक है। लेकिन वेस्ट जर्मनी तो जुड़ गया नेटो के साथ 1955 में, और इससे जो है वो यूएसएसआर भड़क गया क्योंकि इतने सालों की जो कोशिश है वो नाकाम हो गई, ठीक है। सो अब यूएसएसआर को ऐसा लगा कि नहीं, एक रीजनल अलायंस हमें भी बनाना पड़ेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा देशों को हम अपने साथ जोड़ें, ठीक है। यूएन तो है ही, देखिए ध्यान दीजिएगा, यूएन तो है ही, और यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में दोनों यूएस और यूएसएसआर हैं और दोनों के पास वीटो मौजूद है। तो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के ज्यूरिडिक्शन के बाहर रहकर काम कर रहे हैं ये दोनों यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के बाहर बनी है ये दोनों, नेटो भी और आपकी वॉरसॉ पैक्ट भी, ये दोनों सिक्योरिटी काउंसिल के बाहर है, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल के बाहर जो है वो नेटो और वॉरसॉ पैक्ट दोनों पर ही वीटो नहीं लगा पाएंगे आपस में ये दोनों कंट्रीज। आई होप समझ रहे होंगे आप ये पॉइंट। अगर नहीं समझ आ रहा है तो यूएन वाला जो टॉपिक करवाऊंगा वहां पर डिटेल में समझ आ जाएगा। अभी फाउंडेशंस बना लीजिए, तब जब मैं डिटेल में यूएन को समझाऊंगा तब तो आपको क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। और अगर आपने यूएन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है तो अभी आपको समझ आ ही रहा होगा यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, अगर आप जानते हैं तो, ठीक है। आगे देखिए, नाउ विच टुक द फॉर्म ऑफ वॉरसा ट्रीटी। वॉरसा कहाँ है, पोलैंड में एक शहर है, राइट। ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वॉरसा ट्रीटी, जैसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बना, इस साइड बना कम्युनिस्ट राष्ट्रों ने क्या बनाया, वॉरसा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एंड इंक्लूडेड द सोवियत सैटेलाइट स्टेट्स ऑफ ईस्टर्न यूरोप एज मेंबर्स। सोवियत सैटेलाइट स्टेट्स कौन कौन से, वही एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड वगैरह, पूरा जो लिस्ट है आपको पता ही है, इंक्लूडिंग यूएसएसआर, ऑफ कोर्स यूएसएसआर, बिकॉज वो तो मदर कंट्री है इनकी, राइट। Now the Warsaw Pact, so named because the treaty was signed in Warsaw, Poland, included the Soviet Union। अब देखिए देश कौन कौन से, अल्बेनिया, सरप्राइजिंगली अल्बेनिया जुड़ा, पोलैंड, रोमेनिया, हंगरी, ईस्ट जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया एज मेंबर्स, ठीक है। ये सारे जो है वो कंट्री मेंबर जुड़े, सैटेलाइट कंट्रीज आप जानते ही हैं। अल्बेनिया की सिचुएशन मैंने आपको समझाई थी, ये इटालियन पेनिनजुला है और ये जो है वो एड्रियाटिक सी है, तो यहाँ पर अल्बेनिया है। अल्बेनिया जो है वो
इटली वाला जो देश है वो अल्बेनिया के साथ इटली अल्बेनिया को इसलिए कंट्रोल करना चाहता है ताकि एड्रियाटिक सी में जो भी ट्रेड जा रहा है उसको इटली जो है वो दरवाजा बनकर कंट्रोल कर सके, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर यूगोस्लाविया की, इधर यूगोस्लाविया की क्या है, कोस्टलाइन है। ठीक है, सो यूगोस्लाविया में जो भी ट्रेड जा रहा है वो अल्बेनिया के माध्यम से इटली कंट्रोल कर सके, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इटली चाहता था कि ये पूरी एड्रियाटिक सी की कोस्टलाइन हमें मिले, ताकि ये जो पूरा एड्रियाटिक, क्योंकि ये बहुत पुराना ट्रेड रूट है। जब मेडिटेरेनियन सी ट्रेड का बोलबाला था ना, यानी कि क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज के एरा से पहले, यानी डायरेक्ट सी रूट जब तक पुर्तगालियों को नहीं मिला था उससे पहले ये एड्रियाटिक सी के, क्योंकि यहाँ पर आपके वेनिस और दूसरी साइड जेनोवा है, ये इंपॉर्टेंट देश हैं, नॉट देश लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट्स हैं, और यहाँ पर बहुत सारे बीच में इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट्स हैं दोनों साइड, जो कि इटली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अल्बेनिया को अपने साथ जोड़ना जो है वो एक सक्सेस थी, किसकी, यूएसएसआर की। नाउ द ट्रीटी कॉल्ड ऑन द मेंबर स्टेट्स टू कम टू डिफेंस। अब देखिए वार्सो पैक्ट में भी सेम चीज है कि डिफेंस के लिए आ जाएंगे वो, बेसिकली ये भी क्या है, एक मिलिट्री अलायंस ही है। ऑफ एनी मेंबर अटैक बाय एन आउटसाइड फोर्स एंड इट सेट अप अ यूनिफाइड मिलिट्री कमांड अंडर मार्शल आइवान एस कोनेव ऑफ द सोवियत यूनियन। ठीक है, सोवियत यूनियन के मिलिट्री हेड जो मार्शल है आइवान, उसके अंडर जो है वो ये पूरा का पूरा वार्सो पैक्ट काम करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ द इंट्रोडक्शन टू द ट्रीटी एस्टेब्लिशिंग द वार्सो पैक्ट इंडिकेटेड द रीजन फॉर एग्जिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए जो स्पीच दी गई, जो इंट्रोडक्शन दिया गया वार्सो पैक्ट का, उसमें क्या कहा गया। ठीक है, दिस रिवॉल्ट, देखिए ये पूरी एग्जैक्ट लाइंस है। वेस्टर्न जर्मनी विच बीइंग रीमिलिटराइज्ड का, वेस्टर्न जर्मनी में जो है वो इजाजत दे दी गई, तुम अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाओ। ईस्टर्न जर्मनी के लिए ये खतरा क्यों है, क्योंकि ईस्टर्न जर्मनी में यूएसएसआर की रेड आर्मी काम कर रही है। ठीक है, अब वेस्टर्न जर्मनी की अगर अपनी खुद की आर्मी होगी तो वो यूएसएसआर की रेड आर्मी के खिलाफ डिफेंस क्रिएट कर सकती है। और वेस्टर्न जर्मनी जो है वो नेटो में जुड़ गया और उसके पास आर्मी भी आ गई, तो अगर यूएसएसआर अगर उसको मसल करने की कोशिश करती है, मतलब कि अगर गुंडागर्दी करने की कोशिश करती है यूएसएसआर, तो अपनी आर्मी का इस्तेमाल कर सकती है वेस्टर्न जर्मनी, और जरूरत पड़े तो वेस्टर्न जर्मनी नेटो को इंक्लूड कर सकती है। ठीक है, तो ये यूएसएसआर के लिए समस्या है। ठीक है, सो रीमिलिटराइजेशन, क्योंकि पूरा का पूरा जर्मनी जो है वो डीमिलिटराइज कर दिया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, सो केवल वेस्टर्न जर्मनी को रीमिलिटराइज किया गया, तो ये तो यूएसएसआर को साफ साफ भेदभाव लगा ना अपने साथ कि ईस्टर्न जर्मनी को क्यों नहीं इजाजत दी गई, क्योंकि यूएसएसआर को अपने सैनिक छोड़ने पड़ रहे हैं यहाँ पे, है ना, रिसोर्सेज बट जाते हैं ना, कंसंट्रेटेड नहीं रहते, और युद्ध की स्थिति में रिसोर्सेज कंसंट्रेटेड रहने से बहुत फायदा होता है। ठीक है, नाउ एंड हर इंक्लूजन इन नॉर्थ अटलांटिक ब्लॉक यानी नेटो में, विच इंक्रीजेस द डेंजर ऑफ अ न्यू वॉर एंड क्रिएट्स अ थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पीस लविंग स्टेट्स। ठीक है, अब देखिए यहां पर यूएसएसआर ने क्या कहा, या जो वार्सो पैक्ट है उसके दौरान क्या कहा गया कि अगर वेस्टर्न, देखिए जर्मनी अगर मिलिटराइज्ड होता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल फ्रांस या कहने का मतलब केवल फ्रांस या कैपिटलिस्ट राष्ट्रों को ही खतरा है, कम्युनिस्ट राष्ट्र को भी खतरा है, क्योंकि जर्मनी अगर मिलिटराइज होता है तो जर्मनी का दुश्मन, नेचुरल दुश्मन यूएसएसआर वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 में रहा है, राइट। सो पीस लविंग स्टेट्स कहा किसे, जितने भी कम्युनिस्ट सैटेलाइट राष्ट्र हैं उनको पीस लविंग स्टेट्स कहा गया, उनके लिए खतरा ना बन जाए जर्मनी। ठीक है, इसलिए हमें अपने आप को मिलिटराइज या अपने आप को जो है वो हमें अलाइन करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा एक दूसरे के साथ। नाउ दिस पैसेज रेफर टू डिसीजन बाय यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ऑन May 9, 1955 टू मेक वेस्टर्न जर्मनी अ मेंबर ऑफ नेटो एंड अलाउ नेशन टू रीमिलिटराइज। ठीक है, ये मैंने आपको बताया ही, वेस्टर्न जर्मनी 9 मई 1995 में किस में जुड़ा, नेटो में जुड़ा, और इजाजत दी गई कि आप रीमिलिटराइज करें, जिससे खतरा जो है वो चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया सब पर बढ़ जाता है, और सबसे पहला खतरा तो ईस्टर्न जर्मनी पर ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ द सोवियट्स कंसीडर्ड दिस एज अ डायरेक्ट थ्रेट एंड रिस्पॉन्डेड विद वार्सो पैक्ट। सोवियट्स ने क्या किया, एक साइड नेटो बना, दूसरी साइड वार्सो पैक्ट। नाउ द वार्सो पैक्ट रिमेन्ड इंटैक्ट अंटिल 1991। वार्सो पैक्ट 1991 तक इंटैक्ट रहा, नेटो आज भी कायम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ अल्बेनिया की जिक्र, अल्बेनिया की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई, एड्रियाटिक सी के लिए दरवाजे की तरह काम करता है अल्बेनिया।
वॉज एक्सपेल्ड इन 1962, अल्बेनिया को बाहर निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि अल्बेनिया पर इटली का बहुत गहरा इन्फ्लुएंस था, क्योंकि अल्बेनिया चाहता था कि इटली के साथ जुड़ा रहे, क्योंकि इटली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अल्बेनिया। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, ये अगर इटालियन पेनिनजुला है और ये एड्रियाटिक सी है, तो अल्बेनिया जो है वो एक दरवाजे की तरह काम करता है। तो दैट मीन्स अगर इटली के कंट्रोल में अल्बेनिया रहेगा तो एड्रियाटिक सी के ट्रेड को इटली जो है वो कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, अब अल्बेनिया क्यों अलग हुआ? बिलीविंग दैट रशियन लीडर्स निकिता ख्रुशेव, सो निकिता ख्रुशेव जो है वो डी स्टालिनाइजेशन किया स्टालिन के मरने के बाद। 53 में स्टालिन मरा, ठीक है, और उसके बाद कई लीडर आए, लेकिन जो निकिता ख्रुशेव जो आए शक्ति में, इन्होंने डी स्टालिनाइजेशन किया। स्टालिन ने बहुत ज़्यादा जो है वो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी रखी हुई थी, इन्होंने थोड़ी शक्ति का आवंटन किया अन्य कम्युनिस्ट राष्ट्रों में, लेकिन थे तो ये कॉमिन फॉर्म के लीडर ही, इनका अल्टीमेट एजेंडा तो वही था जो स्टालिन का था, लेकिन स्टालिन से थोड़ा हटकर सोचते थे। स्टालिन जो है वो प्रो मार्क्सिस्ट था, ये थोड़ी मार्क्सिस्ट ऑर्थोडॉक्सी से अलग हट गए थे। ठीक है, वॉज डेविएटिंग टू मच फ्रॉम स्ट्रिक्ट मार्क्सिस्ट ऑर्थोडॉक्सी, द कंट्री टर्न टू कम्युनिस्ट चाइना फॉर एड एंड ट्रेड। अल्बेनिया किसके साथ जुड़ा? चाइना के साथ जुड़ा। ठीक है, और अल्बेनिया जो है वो 1962 में वार्सा पैक्ट से बाहर हो गया। अब इन 1990 ईस्ट जर्मनी लेफ्ट द पैक्ट। 1990 में जाके, अब देखिए 1990 के दशक में जाकर ना यूएसएसआर जो है वो लगभग क्या कोल्ड वॉर हार ही चुका था। ठीक है, तो एक एक करके वार्सा पैक्ट फिर बिखर गया। तो 1990 में ईस्ट जर्मनी लेफ्ट द पैक्ट एंड रीयूनाइटेड विद वेस्ट जर्मनी। 1990 में ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी जुड़ गए। द रीयूनिफाइड जर्मनी देन बिकेम मेंबर ऑफ नेटो, और पूरा का पूरा जर्मनी नेटो में जुड़ गया। द राइज ऑफ नॉन कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई कहां पर? जो वार्सा पैक्ट के मेंबर नेशंस हैं। इन अदर ईस्टर्न ब्लॉक नेशन सच एज पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया थ्रूआउट 1990 एंड 1991 मार्क्ड एन इफेक्टिव एंड टू द पावर ऑफ वार्सा पैक्ट। ठीक है, तो जितने भी प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, ईस्टर्न जर्मनी, पोलैंड प्रोड्यूसिंग कंट्री, चेकोस्लोवाकिया, ये सब डेमोक्रेटिक होती गई और नेटो में जुड़ती गई। खासतौर पे जर्मनी तो जुड़ा, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया बाद में जुड़ा, लेकिन वार्सा पैक्ट से तो अलग हुआ ना। वार्सा पैक्ट से अलग हो रहा है, सो दैट मीन्स कौन कमजोर हो रहा है? यूएसएसआर इवेंचुअली कमजोर होता जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन मार्च 1991 द मिलिट्री अलायंस कंपोनेंट ऑफ पैक्ट वाज डिसॉल्व्ड। ठीक है, मिलिट्री अलायंस तोड़ दिया क्योंकि कोई बचा ही नहीं मदद करने के लिए एक दूसरे की। इन जुलाई 1991 द लास्ट मीटिंग हुई वार्सा पैक्ट की जुलाई 1991 में। लास्ट मीटिंग ऑफ द पॉलिटिकल कंसल्टेटिव बॉडी टुक प्लेस ऑफ वार्सा पैक्ट, और सो दैट मीन्स जुलाई 1991 के बाद एंड हुआ किसका? वार्सा पैक्ट का। तो यहां तक हमें वार्सा पैक्ट समझ आ गया। सो हमने देखा कि यूएसए और यूएसएसआर किस तरह कंसोलिडेट कर रहा है अपनी प्रेजेंस को दुनिया में। ठीक है, किस तरह कर रहा है? पहले तो उन्होंने इकोनॉमिक एड दी, तो इकोनॉमिक एड जो है वो यूएसए ने दी मार्शल प्लान से, यूएसएसआर ने मोलोटोव प्लान से। फिर उन्होंने जो है वो मिलिट्री अलायंस क्रिएट किया, यूएसए ने ब्रसेल्स ट्रीटी को जोड़ दिया नेटो में। ठीक है, और यूएसएसआर ने जो कम्युनिस्ट राष्ट्र हैं उनको अलाइन किया किसमें? वार्सा पैक्ट में। ठीक है, लेकिन 1991 तक जाते जाते वार्सा पैक्ट जो है वो डिसॉल्व हो गया। आगे मैं आपको बताऊंगा, धीरे धीरे हम उस सेशन पर भी पहुंचेंगे कि किस तरह यूएसएसआर की शक्ति खत्म हुई है। ठीक है, डरिए मत, वहां कंक्लूजन तक हम पहुंचेंगे। कोल्ड वॉर यूएसएसआर कैसे हारा कि नहीं हारा, उन सारी चीजों को हम देखेंगे, समझेंगे। राइट, ग्रेजुअल स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है, अचानक से नहीं सब कुछ सीख जाएंगे आप, डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। खाओ इतना, ठीक है, इतना ही खाओ जितना डाइजेस्ट कर सको। आगे बढ़ते हैं ना, अब करते हैं इवैल्यूएशन। किसका इवैल्यूएशन करते हैं ऑफ नेटो एंड वार्सा पैक्ट। कितना कामयाब, कितना फेल। ठीक है, कहाँ कामयाब, कहाँ फेल, क्यों बना, क्यों नहीं बना, इवैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, नाउ देयर आर सर्टेन, पहला पॉइंट देखिएगा, देयर आर सर्टेन स्ट्रैंड्स विद इन विच do not differentiate between the capitalist and socialist while making their assessment of the miseries and economic hardships of developing third world। अब देखिए हो क्या रहा है, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं अफ्रीका और एशिया की, यूएसएसआर और यूएसए क्या चाहता है इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पर, ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज पर किसका कंट्रोल हो? यूएसए चाहता है हमारा, यूएसएसआर चाहता है हमारा। ठीक है, यूएसए क्या चाहता है? जितने भी डिकॉलोनाइज राष्ट्र हैं वो डेमोक्रेटिक बन जाएं और हमसे इकोनॉमिक हेल्प लें। यूएसएसआर क्या चाहता है? जितने भी नए देश बन रहे हैं वो कम्युनिस्ट रिजीम में जुड़े।
और हमसे इकोनॉमिक हेल्प लें, दोनों का सेम एजेंडा है, ठीक है, तरीके अलग अलग है, एक डेमोक्रेसी से कर रहा है वही काम, एक कम्युनिज्म से करेगा वही काम, काम वही हो रहा है दोनों का, ठीक है, दोनों ही इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म करना चाहते हैं, कौन, यूएसए और यूएसएसआर, ठीक है। लेकिन हमें यह देखना है कि जो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म है, ठीक है, ये जो एक साइड कैपिटलिज्म जो डेमोक्रेसी बांट रहा है और दूसरी साइड सोशलिज्म जो बांटा जा रहा है, ये किस तरह सिमिलर मिजरीज, सिमिलर इकोनॉमिक हार्डशिप्स और सिमिलर जो है वो नेगेटिव डेवलपमेंट लेकर आया थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की, ठीक है। तो एक तो कमेंट ये रहा कि सिमिलर है, मतलब दोनों ही व्यवस्थाओं की वजह से थर्ड वर्ल्ड कंट्री में इकोनॉमिक हार्डशिप्स हुई, उनकी डेवलपमेंट में हैम्पर हुआ, राइट। और दूसरा पॉइंट ये बनता है कि कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा, कहां कम कहां ज्यादा, कहने का मतलब कहीं पर हो सकता है कि यूएसए की वजह से या डेमोक्रेसी की वजह से कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री डेवलप कर गई हो, जैसे कि भारत डेवलपिंग है लेकिन इकोनॉमी ट्रैक पर तो आ गई थी भारत की कुछ समय में, ठीक है। वो भारत के नेताओं की अपनी सहजीवी, अपनी समझदारी है, ठीक है। सो दूसरी साइड जो है वो हमें ये देखना है कि यूएसएसआर की वजह से या कम्युनिज्म की वजह से कौन से राष्ट्र फले फूले, सोशलिज्म की वजह से, नॉट जस्ट कम्युनिज्म लेकिन सोशलिज्म की वजह से नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड कैसे फला फूला, ये भी हमें समझना है। डेमोक्रेसी की वजह से कौन से राष्ट्र फले फूले, वैसे भारत का एग्जांपल भी आप दे सकते हैं कि सोशलिज्म की वजह से भारत फला फूला। कैपिटलिस्ट राष्ट्र भारत कन्वर्ट पूरी तरह से नहीं हुआ है, अब हो रहा है, धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है भारत। शुरुआत में सोशलिस्ट राष्ट्र के रूप में रहा, 90s के बाद भारत भी कैपिटलिज्म के चपेट में आया, जैसे यूएसएसआर हारा, तो खैर उस बहस में आपको मैं आगे ले जाऊंगा, ठीक है, वहां तक पहुंचेंगे, मैंने आपको बोला ना आपकी इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी लेकर आऊंगा वहां तक मैं, ठीक है। खैर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देखते हैं, दे असर्ट दैट द एंटायर प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ पावर by the two superpowers was aimed at exploiting the resources and markets of their satellite states for their own growth and development। दे कौन है, जो असेसमेंट क्रिएट करते हैं कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का, यानी इतिहासकारों की अगर बात कर लें, ठीक है, इकोनॉमिस्ट की बात कर लें, तो वो यही असेसमेंट बनाते हैं कि अपने ब्लॉक को कंसोलिडेट करने के चक्कर में इन दो सुपर पावर्स ने अपनी सैटेलाइट कंट्रीज के रिसोर्सेस और मार्केट्स को एक्सप्लॉइट किया है, और कुछ नहीं किया है, अपने हिसाब से अगर डेवलपमेंट भी करी है, जैसे मान लीजिए भारत में अगर रेलवेज डेवलप किया अंग्रेजों ने तो अपने फायदे के लिए, भारतीयों के लिए नहीं, ठीक है, ऑफ देयर सैटेलाइट स्टेट फॉर देयर ओन ग्रोथ, अपने लिए। अगर भारत में कोका कोला, पेप्सी अगर बेचा जा रहा है तो उससे फायदा कोका कोला और पेप्सी को हो रहा है, भारतीयों को रोजगार मिल रहा है डेफिनेटली, लेकिन अल्टीमेट फायदा किसे हो रहा है, अल्टीमेट फायदा तो उन कैपिटलिस्ट कंट्रीज को ही हो रहा है ना, उन्हीं की ही इकोनॉमी को जा रहा है ना पैसा तो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लेकर आऊंगा उस पॉइंट पर, ठीक है, भारत में किस तरह ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये सब फैक्ट्रीज आई, ये सब जो है वो कंपनीज आई, और किस तरह उन्होंने भारत में अपने जो है वो प्लांट्स को लगाया, भारतीयों को रोजगार दिया, नो डाउट, लेकिन अल्टीमेट मुनाफा तो भारत से बाहर ही जा रहा है ना, वो तो इकोनॉमिक ड्रेन ही रहा है, ठीक है। भारत जो है वो भले ही भारत में प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन टेक्नोलॉजी तो इंपोर्ट करनी पड़ रही है ना, और वो टेक्नोलॉजी का ही पैसा है, वो जो आइडिया है उसी का ही पैसा है सारा, है ना, वो जो पेटेंट है उसी का ही पैसा है, राइट। सो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करना भारत के लिए एक बहुत बड़ी गलती है, भारत खुद अपनी टेक्नोलॉजी ना डेवलप कर सके, देखेंगे पहुंचेंगे उन कंक्लूजन तक कि भारत खुद अपनी टेक्नोलॉजीज जो है वो क्यों डेवलप नहीं कर सका, आगे देखिएगा। नाउ दिस इज एविडेंट फ्रॉम सेवरल पॉलिसी इनिशिएटिव्स टेकन बाय टू सुपर पावर्स एंड आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद दो सुपर पावर्स ने, कई सारे एविडेंस दिखेंगे हमें, अभी हम डिस्कस करते हैं उन एविडेंस को, कि उन्होंने अपनी सैटेलाइट कंट्रीज के रिसोर्सेज का दोहन किया अपने फायदे के लिए, ठीक है। और उनको क्या बांटा है, एक साइड उनको डेमोक्रेसी बांटी है, ठीक है, यूएस ने क्या बांटा है, यूएस ने डेमोक्रेसी बांटी है, और यूएसएसआर ने उनको कम्युनिज्म बांटा है, सोशलिज्म बांटा है, या कैपिटलिज्म से बचाने की बात करी है। आगे देखते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, आफ्टर द वॉर वाइल द यूएस पुश्ड थ्रू मेजर्स लाइक मार्शल प्लान फॉर इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन of the Western European countries, the Soviet rolled out the Molotov plan,
विच वॉज द सोवियत वर्जन ऑफ द मार्शल प्लान फॉर द वॉर रेवेज ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज। देखिए, ईस्टर्न ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक, ठीक है। सोवियत प्लान, मोलोटोव प्लान क्या था? ईस्टर्न ब्लॉक की जितनी भी कंट्रीज है उनकी इकोनॉमी को अपने अराउंड, अपने अकॉर्डिंग रेगुलेट करें। मार्शल प्लान क्या कह रहा है? वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की इकोनॉमी को अपने अकॉर्डिंग रेगुलेट करें, ठीक है। दोनों का एजेंडा सेम है, इकोनॉमीज को रेगुलेट करना, इकोनॉमीज को कंट्रोल करना, पॉलिटिकल जितनी भी पॉलिसीज हैं उनको मैंडेट करना, ठीक है। नाउ बोथ ऑफ दीज प्लान्स वर इन फैक्ट एन अटेम्प्ट by the two superpowers to retain nations as satellite states within their ambit, अपने साथ जोड़े रखें। जितने ज्यादा देश यूएसएसआर के साथ जुड़ेंगे, यूएसएसआर जो है वो उतना ही मजबूत रहेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। जितने ज्यादा देश यूएसएसआर के साथ रहेंगे उतना ही मजबूत रहेगा यूएसएसआर, ऑब्वियसली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस पॉलिसी सर्व्ड सेवरल पर्पसेस। अब देखिए, पर्पस इवैल्यूएशन कर रहे हैं ना हम, तो क्या फायदा हुआ इस पॉलिसी का? पॉलिसी क्या कि ज्यादा से ज्यादा देश अपने शिकंजे में रखें, दोनों, बोथ यूएसए एंड यूएसएसआर, ठीक है। नाउ इट हेल्प्ड इन इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस कैपिटल generated within the economies of these powers, particularly the US, which it had made following the huge exercise of supplying military equipment and logistics to the fighting nations. अफ्रीका में जो पॉलिटिकल टर्मोइल है, जो राष्ट्र आपस में लड़ रहे हैं, अफ्रीकन राष्ट्र, क्यों? क्योंकि स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका में मैंने आपको बताया था ना कि एक सामने मैप रख के अफ्रीका का स्केल से बांट दिया गया अफ्रीका को, ठीक है। तो जो दुश्मन ट्राइब्स हैं वो एक साथ आ गई, जो दोस्त ट्राइब हैं वो दूर चली गई, ऐसा भी हुआ। तो दैट मीन्स जब वो डीकोलोनाइज हुए अफ्रीकन राष्ट्र, तो वो आपस में लड़ते रहे, और वो लड़ते ही रहे। यूएसए मेड श्योर ऑफ दैट। यूएसए ने दोनों पार्टीज को वेपन्स प्रोवाइड किए कि ये लो हथियार, ये लो लॉजिस्टिक्स, ये लो इंटेलिजेंस, ये लो रिसोर्सेस, और अब आप आपस में लड़ते रहो, और तब तक लड़ते रहो जब तक प्रेशर ग्रुप्स खत्म ना हो जाएं। और एक बार प्रेशर ग्रुप खत्म हो जाएं तो यूएसए अपनी डमी सरकार वहां पर बिठा दे, ताकि उस देश के नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत सस्ते दामों पर या एज अ टैक्स जो है वो यूएसए कलेक्ट कर सके, जैसा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में किया था, ठीक है। फिर से देखिएगा, इट हेल्प्ड इन इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस कैपिटल generated within the economies of these powers, particularly the US, which had made following the huge exercise of supplying military equipment. USA ने military equipment दिया इन लड़ने वाली कंट्रीज को। क्यों दिया military equipment? ताकि ये कंट्रीज आपस में लड़ती रहे, कमजोर हो जाएं, और एक लेवल ऐसा है कि वहां पर डमी सरकार यूएसए अपनी बिठा दे, डेमोक्रेसी के नाम पर डमी सरकार बिठाई और सारा मुनाफा यूएसए को, ठीक है। नाउ इट वाज द बेस्ट मेथड टू अर्न रीजनेबल इंटरेस्ट on these surpluses and idle funds, which could now be utilized so easily for making investments in the colonies following the independence of most countries in Asia and Africa. देखिएगा, it was the best method to earn reasonable interest. अब ये इंटरेस्ट जो है वो लोन वाला इंटरेस्ट भी है, और नॉट जस्ट लोन, लेकिन फेवर भी तो लिया ना। मान लीजिए जहां पर डमी सरकार बिठाई यूएसए ने, वो डमी सरकार काम तो यूएसए के कहने पर ही करेगी। सिमिलरली ऐसी डमी सरकारें यूएसएसआर ने भी एस्टेब्लिश करी हैं, और वो यूएसएसआर के कहने पर ही काम कर रही हैं, ठीक है। ऑन दीज सरप्लसेस एंड आइडल फंड्स विच कुड नाउ बी यूटिलाइज्ड सो इजिली फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट। अब ये जो सरप्लसेस हैं, क्योंकि ये जो सारे एशियाटिक और अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ये रिसोर्स रिच हैं, लेकिन स्ट्रांग सरकारें नहीं हैं। यहाँ पर डमी सरकारें बिठाई किसने? यूएसए ने और यूएसएसआर ने। तो यहाँ का जो सरप्लस है और जो आइडल फंड्स हैं, यहाँ के जो पड़े हुए फंड्स हैं जो कि वहाँ के नेशन यूज नहीं कर पा रहे, समझ रहे हैं? मान लीजिए कि आपके पास अगर सोने चांदी के भरे हुए मटके रखे हुए हैं, और अगर आपने वो रखे हुए हैं तो आपके वो किसी काम के नहीं है। मान लीजिए आपने कल को वो सोना चांदी जो है वो मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया, तो वो इकोनॉमी में गया ना, और फिर उससे आपको मुनाफा भी आया, ठीक है, और इकोनॉमी का चक्र चलता गया। यही मॉडर्न इकोनॉमीज है कि आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा मुनाफे के लिए, ताकि इकोनॉमी का चक्र चलता रहे। तो जो आइडल फंड्स हैं उसको यूज में लाना किसने शुरू किया? यूएसए ने और यूएसएसआर ने, ठीक है।
विच कुड नाउ बी यूटिलाइज्ड सो इजीली। इजीली यूटिलाइज क्यों करना है? क्योंकि ये डमी सरकारें दे रही हैं, क्योंकि डमी सरकारों को एस्टेब्लिश ही यूएसए और यूएसएसआर ने किया है। फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स इन कॉलोनीज फॉलोइंग द इंडिपेंडेंस ऑफ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन एशिया एंड अफ्रीका। आई होप आपको ये पूरा फंडा समझ आएगा। आसान भाषा में, देखो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड भाषा में लिखा है, आसान भाषा में ये कि जो डमी सरकारें हैं, मान लीजिए कोई भी देश आज़ाद हुआ, ठीक है, मान लीजिए अल्जेरिया आज़ाद हुआ, ठीक है, या मान लीजिए कॉन्गो आज़ाद हुआ, ठीक है, बेल्जियम से कॉन्गो आज़ाद हुआ। अब कॉन्गो में चल रहा है सिविल वॉर। उस सिविल वॉर को एक साइड से हथियार दिए यूएसए ने, एक साइड से हथियार दिए यूएसएसआर ने। मान लीजिए यूएसएसआर वाला पक्ष वो सिविल वॉर जीत गया। अब यूएसएसआर ने अपनी तरफ से वहां पर क्या बना दिए? एक डमी सरकार, ठीक है। और वो जो डमी सरकार बनी, उसने यूएसएसआर को खुली छूट दी कि आप हमारे यहाँ से कोल भी ले जाइए, पेट्रोलियम भी ले जाइए, हाथी दांत भी ले जाइए, जो भी आपको चाहिए हमारे यहाँ से आप ले जा सकते हैं, ठीक है। तो वो सारे रिसोर्सेज कॉन्गो के पड़े हुए थे, उसको बड़े लेवल पर वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, लेकिन यूएसएसआर के इंटरवेंशन से बड़े लेवल पर वो, क्योंकि देखिए रिसोर्सेज को, अगर नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको अगर ज़मीन से एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए हैवी मशीनरी चाहिए। अब कॉन्गो एज अ कॉलोनी हैवी मशीनरी उनके पास थी, लेकिन उस लेवल की हैवी मशीनरी नहीं थी जो इन्वेस्टमेंट यूएसए और यूएसएसआर कर सकती है। तो मान लीजिए यूएसए की मदद से अन्य नेशन ने हैवी मशीनरी डाली, ठीक है। मान लीजिए कोई अर्थ मूवर कोई कंपनी है यूएसए की XYZ, वो आती है किसी अफ्रीकन कंट्री में इन्वेस्ट करती है, वहां से हीरा निकालती है, कुछ हिस्सा उस डमी सरकार को देती है और बाकी सब यूएसए को जाता है। ऐसा ही चल रहा था वहां पर, चल भी रहा है, आज भी ऐसा ही हो रहा है। नाउ वंस दीज वॉर रेवेज्ड countries are economically reconstructed, they will act as markets for industrial goods coming out of factories in US। अब एक बार सिविल वॉर खत्म हुआ, कुछ समय बाद उनकी, और सिविल वॉर खत्म हुआ, डमी सरकार एस्टेब्लिश हुई। देखिए पूरा प्रोसेस समझिए, ठीक है, क्रोनोलॉजी का समझिए, है ना। डीकॉलोनाइजेशन हुआ, सबसे पहला प्रोसेस क्या है? डीकॉलोनाइजेशन हुआ। उसके बाद सिविल वॉर हुआ, ठीक है। डीकॉलोनाइजेशन में भी मदद करी किसने? यूएसए ने और यूएसएसआर ने। सिविल वॉर में भी मदद करी यूएसए और यूएसएसआर ने। जो जीती सिविल वॉर, वहां पर बनी डमी सरकार। उस डमी सरकार ने मदद करी किसकी? अपनी बेनिफिशियरी की, मान लीजिए यूएसए या यूएसएसआर की। धीरे धीरे ये डमी सरकार जो है वो, या ये राष्ट्र मजबूत हो गया, इतना मजबूत हो गया कि अब ये यूएस या यूएसएसआर के लिए एज अ मार्केट की तरह काम करना शुरू कर दिया, ठीक है, समझ रहे हैं। तो दोनों तरफ से फायदा हो रहा है, रॉ मटेरियल भी ले रहे हैं और मार्केट भी बना रहे हैं। तो क्या ये आपको लग नहीं रहा कि ये कलोनियलिज्म ही है? क्योंकि कलोनियलिज्म में भी तो यही था ना कि किसी देश को, लेकिन वहां पर मिलिट्री शक्ति से आप एक्वायर करते थे खुद, और अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर एस्टेब्लिश करते थे, राइट। और फिर वहां के रिसोर्सेज का दोहन करते थे और फिर उन्हीं रिसोर्सेज को प्रोसेस करके उन्हीं के लोगों को वापस भेज देते थे। तो वैसा ही तो हो रहा है ना सिमिलरली। लेकिन यहां पर डमी सरकारें बिठाई जा रही हैं, अपने खुद का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बिठाया जा रहा, यहां पर डमी सरकारें बिठाई जा रही हैं। प्रॉक्सी वॉर कहते हैं इसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ फॉर द सोवियत, अब यूएसए की बात कर रहे थे इतनी देर से, हम सोवियत की बात करते हैं। फॉर द सोवियट्स रिटर्निंग द ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज इन इट्स ऑर्बिट मीन दैट रिबिल्डिंग इट्स ओन वॉर रेवेज्ड इकोनॉमी। अब देखिए यूएसएसआर के लिए पोलैंड, लातविया, एस्टोनिया क्यों जरूरी था? क्योंकि ये इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है, या इनके पास पोटेंशियल है अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज करने का, ठीक है। और ये सारे राष्ट्र अगर यूएसएसआर के साथ जुड़ते हैं तो वर्ल्ड वॉर 2 में यूएसएसआर का जो नुकसान हुआ है उसको वो जल्दी से जल्दी रिकवर करेगा। इसीलिए आपको दिखेगा कि यूएसएसआर यूएसए से हर बार 2 या 4 कदम पीछे रहा है। क्यों? क्योंकि यूएसए की इकोनॉमी वर्ल्ड वॉर 2 में डेवलप हुई, लेकिन यूएसएसआर भले ही जीता, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उसकी इकोनॉमी में थोड़ा डाउनफॉल तो आया ही। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उसकी इकोनॉमी भले ही बूम पकड़ी, रिकवर हुआ, लेकिन थोड़ा समय लगा, ठीक है, यूएसएसआर की इकोनॉमी को रिकवर होने में। इसीलिए भले ही वो मोलोटोव प्लान हो वो बाद में आया, भले ही वो वॉर्सो पैक्ट हो वो बाद में बना, पहला स्टेप नहीं उठा सका। भले ही वो स्पेस वॉर है, यूएसएसआर उसमें पीछे रहा। भले ही वो आर्म्स रेस है, यूएसएसआर उसमें पीछे रहा। भले ही वो ऑटोमोबाइल डेवलप करने की रेस है, यूएसएसआर उसमें पीछे रहा यूएसए से। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उसके पास हेड स्टार्ट नहीं था, वो हेड स्टार्ट यूएसए के पास था। समझ रहे हैं आप? नाउ फॉर द सोवियट्स रिटर्निंग द ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज इन इट्स ऑर्बिट वुड मीन दैट रिबिल्डिंग इट्स ओन वॉर रेवेज्ड इकोनॉमी using the industrial equipments and raw materials for
फ्रॉम द ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। अगेन दिस पॉलिसी ऑफ यूजिंग पुअरर कंट्रीज, पुअरर कंट्री को इस्तेमाल करना है क्योंकि वो डेस्परेट हैं तो वो मदद लेंगे ही लेंगे। पुअरर कंट्रीज क्योंकि जो डेस्परेट देश नहीं है वो नॉन अलाइंड हो गए। भारत डेस्परेट था लेकिन फिर भी भारत के पास रिसोर्सेज थे अपने खुद के, इसलिए भारत नॉन अलाइन मूवमेंट में जुड़ गया। अगला टॉपिक याद रखिएगा, नॉन अलाइन मूवमेंट पढ़ना है हमें, ठीक है। फॉर अनेबलिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन वंस ओन कंट्रीज adopted by two superpowers is visible in their policy of intervention in internal matters of their satellite countries and their desperate attempts to bring neutral or non-alignment movement countries within their sphere of influence। तो जिन राष्ट्रों को जरूरत है, जो पुअर राष्ट्र हैं, उनके तो इंटरनल अफेयर में डायरेक्ट जो है वो इंटरवेंशन किया यूएसए और यूएसएसआर ने। और जिन राष्ट्रों को जरूरत नहीं है, नॉन अलाइन मूवमेंट के साथ जो जुड़े हैं, उनमें भरसक कोशिश की गई यूएसए और यूएसएसआर द्वारा कि किसी ना किसी तरह उनको अपने साथ जोड़ लिया जाए। और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट आगे पढ़ाऊंगा, इन राष्ट्रों को मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह इन्होंने दोनों राष्ट्रों से ही मदद मिलती रही। और भारत का एग्जांपल लेकर मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस में तो पढ़ाऊंगा ही आपको कि किस तरह भारत में जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, जो पहली नेहरू जी की जो सरकार है, या भारत की पहली आज़ाद सरकार जो थी, उसने किस तरह यूएसए और यूएसएसआर को डील किया, ठीक है। लेकिन आई होप आपको फंडा समझ आया होगा कि यूएसए और यूएसएसआर अपने साथ जोड़ना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रों को। तो पुअरर डेस्परेट कंट्रीज हैं वो तो तुरंत जुड़ गई, लेकिन जो ऐसे राष्ट्र जिनके पास अपने रिसोर्सेज हैं वो धीरे धीरे करके जुड़े, कोई नहीं जुड़े, कोई कुछ परसेंट जुड़े, राइट, जैसे भारत जैसे देश। आगे बढ़ते हैं। नाउ यूएस ट्रीटेड, अब देखिए लैटिन अमेरिका के साथ, अब एग्जांपल देखते हैं, यूएस का एग्जांपल लेते हैं। यूएस ट्रीटेड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज एज इट्स ओन बैकयार्ड, ठीक है। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के साथ यूएस जो है वो मजाक कर रहा है। मैंने आपको ये पूरा टॉपिक पढ़ाया है कि किस तरह यूएस की गन बोट पॉलिसी के तहत उसने लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को अपने कंट्रोल में रखा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। कैसे कंट्रोल में रखा? उनकी इकोनॉमिक, उनकी जो पॉलिटिकल मतलब अनसर्टेनिटी बनाए रखी वहां पर, टॉपल्ड एंड इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट्स, वहां पर डर्मी गवर्नमेंट्स बनाए रखी, वहां पर प्रॉक्सी वॉर चलाए रखी, यानी कि वहां के जो प्रेशर ग्रुप्स हैं उनको हथियार प्रोवाइड करे। वहां के जो सिविल वॉर चल रहे हैं, ठीक है, अगर वहां पर कोई भी सिविल वॉर चल रहा है तो दोनों साइड के पार्टी को हथियार दिए ताकि वॉर रेवेज्ड रहे सिस्टम, और अंत में जो उभर कर आए शक्ति वो यूएस के सामने जो है वो झुक जाएगी और डमी सरकार वहां पर बन जाएगी। तो प्रॉक्सी वॉर को प्रमोट किया, ठीक है। एट इट्स ओन विल quoted that threat of communism and ensured that they continue to remain occupied in domestic conflict and civil war। यूएसए ने लैटिन अमेरिका में लाइन से देख लीजिए सारे राष्ट्र जो कैरेबियन के राष्ट्र हैं, कैरेबियन जो आइलैंड कंट्रीज हैं वो, ठीक है, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, ठीक है, ब्राजील में, अर्जेंटीना, पेरू, इन सारे राष्ट्रों में यूएसए ने कोशिश करी कि सिविल वॉर या कॉन्फ्लिक्ट, डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहे ताकि वहां पर डमी सरकार बनी रहे और उन सभी राष्ट्रों की इकोनॉमी डेवलप ना कर सके और यूएसए के अकॉर्डिंग चले वो, ठीक है। सो इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन या न्यू कॉलोनाइजेशन कहते हैं इसे, राइट। नाउ यही सेम काम यूएसएसआर कर रहा है अपनी सैटेलाइट कंट्रीज के साथ। द यूएसए एंड यूएसएसआर बाय देयर सिस्टमैटिक पॉलिसीज ऑफ व्हाट, झुकाना, क्या, डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट बनाए रखना, सिविल वॉर बनाए रखना, ठीक है, अपनी डर्मी गवर्नमेंट जो है वो एस्टेब्लिश करना अपने सैटेलाइट कंट्रीज में, एंड बाय यूजिंग इट्स क्लाउट एज अ डोमिनेंट मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर exploited the economies of Latin American and African countries so that they ended up becoming a net importer of US and Soviet arms for managing their never-ending civil wars and net exporter of cheap agricultural commodities and raw material। देखिए हुआ क्या, अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, साउथ ईस्ट एशिया में या एशिया के अन्य कंट्रीज में हो क्या रहा है, वहां के लोग आपस में लड़ रहे हैं, सिविल वॉर है। सिविल वॉर मान लीजिए दो या दो से ज्यादा पक्षों के बीच है, उन सबको हथियार प्रोवाइड कर रहे हैं। एक साइड कॉमीज कहकर जो है वो, एक साइड यूएसएसआर हथियार प्रोवाइड कर रहा है और दूसरी साइड यूएसए हथियार प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। दोनों ही जो है वो उनकी इकोनॉमी को टॉर्मेंटेड रख रहे हैं ताकि वो क्या करें,
वो राष्ट्र की उन राष्ट्रों की इकोनॉमी जो है वो कमजोर रहे, ताकि वो अपने आप को इंडस्ट्रियली रेवोल्यूशनाइज ना कर सकें, ताकि वो केवल और केवल चीप एग्रीकल्चरल कमोडिटीज का ही एक्सपोर्ट करते रहें और रॉ मटेरियल का ही एक्सपोर्ट करते रहें, उस रॉ मटेरियल से वो कुछ प्रोसेस ना कर सकें, उनकी इकोनॉमी इतनी डेवलप ही ना हो कि वो इंडस्ट्रियलाइज कर सके। क्योंकि अगर इंडस्ट्रियलाइज कर गए तो पैसा आ गया, पैसा आ गया तो अपनी इकोनॉमी को वो खुद से रेगुलेट करना शुरू कर देंगे या अन्य देशों के साथ ट्रेड करेंगे जो उनसे सहमति बनाए ट्रेड में, राइट। सो ऐसा जो है वो यूएसए और यूएसएसआर नहीं चाहते। यूएसए और यूएसएसआर चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा राष्ट्र उनके कंट्रोल में रहे, राइट। और यूएसए के इमीडिएट पड़ोसी कौन है? लैटिन अमेरिका। यूएसएसआर के इमीडिएट पड़ोसी कौन है? जो स्लेविक राष्ट्र हैं या जो सेंट्रल एशियाटिक राष्ट्र हैं, ठीक है। सेंट्रल एशिया के कौन कौन से? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब राष्ट्र जो हैं ये यूएसएसआर के कंट्रोल में। ये प्रॉक्सिमिटी की बात है, ठीक है। लैटिन अमेरिका में भी यूएसएसआर ने कम्युनिज्म को फैलाया, ठीक है। कॉन्ट्राज को जो है वो तैयार किया यूएसए ने कम्युनिस्ट के खिलाफ। निकरागुआ में डमी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करना, कोलंबिया में जो ड्रग वॉर है उसके खिलाफ, कोलंबिया में जो है वो M19 करके जो है वो एक कम्युनिस्ट रिजीम था, उसके खिलाफ जो है वहाँ की सरकार जो है वो युद्ध लड़ रही थी और यूएसएसआर उन्हें फंड कर रहे थे। तो नॉट जस्ट लैटिन अमेरिका, अफ्रीका में भी कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर यूएसएसआर और यूएस दोनों ही राष्ट्रों को, मतलब दोनों ही वहाँ के एग्जिस्टिंग जो डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट है, जो सिविल वॉर है, उनको फंड कर रहे थे, ताकि अंत में जो जीतेगा वो रहेगा तो कमजोर ही यूएसए और यूएसएसआर से, वो उनको अपने कंट्रोल में ले लेंगे और इंडस्ट्रियली रेवोल्यूशनाइज ही नहीं होने देंगे उन देशों को, ठीक है। क्योंकि अगर वो इंडस्ट्रीज डेवलप कर गए तो वो एक्सपोर्टर कंट्री बन जाएगा, और जो एक्सपोर्टर कंट्री है वो कंपटीशन है यूएसए के लिए साफ साफ, राइट। आगे बढ़ते हैं। आई होप ये सब कनेक्ट कर पा रहे हैं आप। नाउ एज अ रिजल्ट हो क्या रहा है इसके रिजल्ट में देखिएगा, दीज कंट्रीज कंटिन्यू टू रिमेन अंडर डेवलप। ये कंट्रीज क्या हैं? अंडर डेवलप्ड हैं एंड अंडर इंडस्ट्रियलाइज्ड even after several years of their independence, thereby falsifying the postulates of modernization theory. मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, जो यूएसए कह रहा है कि हम आपको डेमोक्रेसी दे रहे हैं, आप मॉडर्नाइज कर जाएंगे, आप इंडस्ट्रियलाइज कर जाएंगे, लेकिन जो यूएसए और यूएसएसआर के बीच का जो कोल्ड वॉर है वो इनको मॉडर्नाइज होने ही नहीं दे रहा, राइट। नेक्स्ट इज दिस पॉलिसी ऑफ टू सुपर पावर्स इज समटाइम्स कॉल्ड नियो कलोनियलिज्म। नियो कलोनियलिज्म कहा जाता है क्योंकि ये बेसिकली इकोनॉमिकली कॉलोनाइज ही करते हैं राष्ट्रों को, एंड इज सपोर्टेड बाय द पोस्टुलेट्स ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी। और मॉडर्नाइजेशन थ्योरी कैंसिल हो जाती है और यहां पर डिपेंडेंसी थ्योरी आ जाती है कि ये क्या करते हैं, ये डिपेंडेंट बनाते हैं राष्ट्रों को, ठीक है। सिविल वॉर में उलझाते हैं उन राष्ट्रों को, जो भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, अफ्रीका की, साउथ अमेरिका की, साउथ ईस्ट एशिया की, सिविल वॉर में उलझाते हैं। लाइक वियतनाम में नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम सिविल वॉर में उलझे रहे, फिर यूएस ने इंटरवीन किया, ठीक है। सेम निकरागुआ में हुआ, कोलंबिया में हुआ, ठीक है, पेरू में हुआ, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज में, अन्य कैरेबियन कंट्रीज में भी हुआ, भारत में भी कई जगह पर ऐसे हुआ, नक्सलाइट वगैरह जो है, ठीक है। वेयर इन बाय एंश्योरिंग सिस्टमैटिक परपेचुअल डिपेंडेंस, देखिए परपेचुअल डिपेंडेंस बनाए रखी। सिस्टमैटिक किस तरह से? सिविल वॉर में उलझे रहेंगे तो कभी भी इकोनॉमिकली डेवलप नहीं कर सकेंगे, इकोनॉमिकली डेवलप नहीं कर सकेंगे तो कभी एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे, एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो हमेशा टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। देखिए अगर सिविल वॉर में उलझे रहेंगे या डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स में उलझे रहेंगे, अगर भारत पाकिस्तान कश्मीर के डिस्प्यूट में उलझा रहेगा, तो भारतीय जनता कब सवाल पूछेगी भारत सरकार से कि आप जो है वो यूनिवर्सिटीज़, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ बढ़ा क्यों नहीं रहे हैं, आप आईआईटीज़ एनआईटीज़ की संख्या बढ़ा क्यों नहीं रहे हैं, भारत में टेक्नोलॉजी डेवलप क्यों नहीं हो रही है, भारत इंडस्ट्रियलाइज क्यों नहीं कर रहा है। भारतीय जनता सेम क्वेश्चन जो है वो पाकिस्तानी जनता पाकिस्तानी सरकार से पूछ सकती है कि पाकिस्तान कब इंडस्ट्रियलाइज करेगा। तो जनता ये सवाल अपनी सरकार से ना पूछे, जनता उलझी रहे, ताकि ओवरऑल जो पूरा देश है वो एक एक्सपोर्टिंग कंट्री ना बन सके, वो केवल मैक्सिमम चीजें इंपोर्ट करे, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा है टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट, ठीक है। टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करे ताकि वो एक्सपोर्टिंग और इंडस्ट्रियलाइज नेशन में ना बदले, इससे वो हमेशा डिपेंडेंट रहे। मान लीजिए गाड़ियां बनाने की टेक्नोलॉजी भारत में डेवलप होने लगी, ठीक है, हर चीज की टेक्नोलॉजी अगर भारत में डेवलप होने लगी, फोन बनाने की, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने की, ठीक है, हर चीज की टेक्नोलॉजी अगर भारत में ही डेवलप हो, भारत में ही मैन्युफैक्चर हो और फिर भारत ही एक्सपोर्ट करे, तो भारत एक डिपेंडेंट राष्ट्र नहीं रहेगा, तब जाके भारत एक डेवलप्ड राष्ट्र रहेगा। लेकिन क्या ये भारत का इंडिपेंडेंट होना
एज एन एक्सपोर्टर, एज अ ग्लोबल मेजर एक्सपोर्टर बनना, क्या ये यूएसए, रशिया और चाइना जैसे एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के लिए खतरा नहीं है ना? इसीलिए भारत जैसे राष्ट्र को कमजोर रखा जाता है। इसको कहते हैं परपेचुअल डिपेंडेंस। भारत एक एग्जाम्पल है, अफ्रीकन कई कंट्रीज हैं ऐसी। भारत तो फिर भी काफी हद तक उभरा है इससे, लेकिन अफ्रीकन कई कंट्रीज हैं ऐसी जो आज भी परपेचुअल डिपेंडेंस वही फंसी हुई हैं ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज फॉर टेक्नोलॉजी, मिलिट्री एड, capital and the superpower of the world ensured that their own economic and military strength developed at the expense of poor and weak countries, and these third world countries continues to remain under the cycle of poverty and poor economic growth. साइकिल ऑफ पॉवर्टी और पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ रहे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में। अपनी यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है, यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन और मतलब क्या ना, जर्मनी, फ्रांस, ये सब जो राष्ट्र हैं, इनकी खुद की इकोनॉमी और खुद की मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ती रहे। किसकी कोस्ट पर? कहां से आ रहे हैं रिसोर्सेस, कहां से आ रहा है कैपिटल, कहां से आ रहा है मैन पावर? थर्ड वर्ल्ड कंट्री से तो आ रहा है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप ये सारा फंडा आपको समझ आया होगा। नाउ लास्ट में पढ़ते हैं, देयरफॉर अंडर द ग्रैब ऑफ एन आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर। ये आइडियोलॉजी का वॉरफेयर ही तो है ना, कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म। बेसिकली दोनों काम तो एक ही कर रहे हैं, अपना फायदा, लेकिन दुनिया को तो उलझाया हुआ है। भारत और पाकिस्तान दोनों सरकारें उलझी हुई हैं, ठीक है, या जनता को उलझा रखा है, ताकि अब ऐसा नहीं है कि ये भारतीय सरकार की ही गलती है। ठीक है, जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट और पहली, जब पोस्ट इंडिपेंडेंस आपको समझाऊंगा ना, तब आपको बताऊंगा कि पहली जो सरकार थी उसकी क्या मजबूरियां थी। उनके सामने प्रेसिडेंट्स नहीं था। तो नेहरू जी की सरकार है ना, वो पहली बार शक्ति में आए, नेहरू जी इतनी शक्ति, फुल अथॉरिटी पहली बार आई, तो उनको पता नहीं था कि क्या करना है। जो भी उन्होंने किया वो पहली बार किया, वो एक्सपेरिमेंट था। तो शॉर्ट टर्म हो सकता है कि कुछ के पॉजिटिव असर रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म हमें कई सारे पॉलिसीज के नेगेटिव असर दिखे। ठीक है, तो जब मैं आपको, ऐसा नहीं है कि सारे ही नेगेटिव असर थे, कुछ क्या काफी हद तक बड़े थे। आज अगर भारत पूरी तरह से इकोनॉमिकली टॉर्मेंटेड नहीं है, तो जो शुरुआती पहली सरकार है वो मजबूत रह गई, उसको पूरा श्रेय आप दे सकते हैं, और मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा भी कैसे हुआ। लेकिन भारत में प्रेजेंटली अगर बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उसका श्रेय भी शुरुआती सरकार को ही जाता है। ठीक है, नॉट सभी, लेकिन काफी सारी समस्याएं। नाउ देखिएगा, देयरफॉर अंडर द ग्रैब ऑफ एन आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर ईयर्स, 1945 से आप 1991 तक मान के चलिए, कोल्ड वॉर ईयर्स, देयर वाज अनलीज्ड अ सिस्टमैटिक कैंपेन, एक सिस्टमैटिक कैंपेन था ऑफ नियो कॉलोनियलिज्म। किस चीज का? नियो कॉलोनियल। आई होप नियो कॉलोनियलिज्म का पूरा फंडा आपको समझ आया होगा। एक्सपोर्ट बढ़ाना है, इंपोर्ट घटाना है, सिंपल सा फंडा है। और ये करने के लिए जो मर्जी पॉलिटिकल टैक्टिक अपनाना पड़े, जो मर्जी आइडियोलॉजी अपनानी पड़े। ठीक है, सो यूएसए ने अपनाई कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी की, यूएसएसआर ने अपनाई सोशलिज्म या कम्युनिज्म की। ठीक है, सिंपल एज दैट। नियो कॉलोनियलिज्म वेयरइन थ्रू डायरेक्ट इंटरवेंशन इन द इंटरनल अफेयर ऑफ वेरियस नेशंस, या तो डायरेक्ट इंटरवेंशन किया, the economic dominance of the powerful countries were perpetuated and that of weaker countries was further retarded and stunned। जो इकोनॉमिक डोमिनेंस है वो यूएसए, यूएसएसआर, चाइना की बढ़ती ही गई, और जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो आज भी नहीं उभर सके। अफ्रीकन अरेबियन कंट्रीज हैं। आपको क्या लगता है अफगानिस्तान में युद्ध क्यों है? आपको क्यों लगता है ईरान में डिस्प्यूट क्यों है? लेबनान में, सीरिया में, इराक में डिस्प्यूट क्यों है? जबकि इनके पास रिसोर्सेज की भरमार है, ये चाहे तो सुपर पावर बन सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं बन पा रहे? क्या लोग इतने बेवकूफ हैं? क्या यहां से स्मार्ट लोग नहीं निकल सकते? क्या स्ट्रांग सरकारें वहां नहीं बन सकती? नहीं, ये जो ग्लोबल ऑर्डर रहा ना वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ये डिजाइन ही इस तरह किया गया कि जो शुरू में सुपर पावर बन गई वो बन गए, जो शुरुआती 5 कंट्रीज हैं वो सुपर पावर बन गए तो बन गए, बाकी सब राष्ट्र जो हैं वो कमजोर ही रहेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको एक ग्लिम्स लगा होगा नेटो और, ठीक है, नेटो और वार्सा पैक्ट क्या है और किस तरह यूएसए और यूएसएसआर काम कर रहा है दुनिया में। सो आज के टॉपिक में हमने कुछ फैक्ट्स इकट्ठा किए, लेकिन ज्यादातर हमने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर काम किया। सो अगर आपने पिछले सेशन नहीं देखे हैं तो मेक श्योर यू वॉच ऑल दोस प्रीवियस सेशंस। मैं बार बार बोलता हूं, मैं हर बार बोलता रहूंगा, आप डेफिनेटली पिछले सेशंस देखें, क्योंकि अगर आपने देखे हैं तो आप
क्लियरली बोल सकते हैं कि हाँ भैया बिल्कुल जरूरी है पिछले सेशंस देखना। ठीक है, तो आज के सेशन को मैं कंक्लूड करता हूं। अगले सेशन में हम पढ़ेंगे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट आपको पूरी तरह समझ आएगा जब आप पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया पढ़ लेंगे मेरे साथ। ठीक है, सो अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो कमेंट करके बताइएगा सेशन अच्छा लगा बुरा लगा। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे समझ आए, मुझे दिखे कि कौन कौन से मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और अच्छा लगा बुरा लगा सेशन कमेंट जरूर कीजिएगा। जो मैंने बीच में सवाल पूछे उनके जवाब जरूर दीजिएगा, और अगले सेशन के साथ आप जुड़े रहिएगा। ठीक है, आज के सेशन को मैं कंक्लूड करता हूं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। मेरा नाम है विशाल चौहान। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।